तो अभी हम जो है ना बेसिकली लोअर लिम्ब को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू लोअर लिम्ब, दैट इज़ बेसिकली फर्स्ट टॉपिक ऑफ लोअर लिम्ब एनाटॉमी, ठीक है। अच्छा, लोअर लिम्ब का इंट्रोडक्शन पढ़ने से पहले हम थोड़े से की डिफरेंस जो है ना डिफरेंसेस देख लेते हैं बिटवीन अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब, ठीक है, कि भाई अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब के अंदर कौन कौन से की डिफरेंसेस हैं, ठीक है। सो नाउ वी आर मूविंग टू डिस्कसिंग दैट। अच्छा सो यहाँ पे हम जो है ना बेसिकली सेपरेशन करते हैं, ठीक है, फॉर बोथ अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब। अच्छा, सो अगर हम बात करें अबाउट अपर लिम्ब, ठीक है, अपर लिम्ब के अबाउट अगर हम बात करें, ठीक है, एंड यहाँ पे हम बात करते हैं अबाउट लोअर लिम्ब, ठीक है। अच्छा, जो हमारी अपर लिम्ब है ना, इसका जो मेन फंक्शन है हमारे बॉडी में, दैट इज़ मैनिपुलेशन। ये बेसिकली कुछ बॉडी के फंक्शंस को मैनिपुलेट करता है। लाइक इस, अब देखिए, अब मैं लिख रहा हूँ ना, ठीक है, ये किसकी मदद से लिख रहा हूँ? अपर लिम्ब की मदद से लिख रहा हूँ। अगर मैं इस पेन को ग्रेस्प कर रहा हूँ तो ये ग्रेस्पिंग है, इसकी किसकी वजह से पॉसिबल है? बिकॉज ऑफ अपर लिम्ब। तो अपर लिम्ब कुछ प्रोसेस को मैनिपुलेट करता है, लाइक इस ग्रेस्पिंग हो गया, ठीक है। अगर हम बात करें राइटिंग हो गया, एंड अदर जो रूटीन के वर्क्स हैं, मोस्ट ऑफ दीज वर्क्स हम जो है बेसिकली अपर लिम्ब से परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं बेसिकली लोअर लिम्ब की, कि इसके कौन कौन से फंक्शंस हैं, ये तो एक बॉडी के अंदर वेट बियरिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वेट बियरिंग, जो भी हम वजन उठाते हैं ना, वो वजन उठाने में लोअर लिम्ब का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। उसके बाद हमारी बॉडी को सपोर्ट करना। उसके बाद जो हमारी बॉडी के अंदर बाइपेडल लोकोमोशन पॉसिबल है, इट इज़ बिकॉज ऑफ लोअर लिम्ब। मीन्स हम लोअर लिम्ब की वजह से ही जो है बेसिकली लोकोमोट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें जो हमारी अपर लिम्ब है ना, कैमरा में इशू आ रहा है थोड़ा, ठीक है। अच्छा, आप क्लियर है। अगर हम बात करते हैं अपर लिम्ब की ट्रंक के साथ किस तरह से अटैचमेंट होती है, अपर लिम्ब की ट्रंक के साथ किस तरह से अटैचमेंट होती है। अच्छा, अपर लिम्ब जो है ना वो ट्रंक के साथ अटैच होता है विद द हेल्प ऑफ पेक्टोरल गिर्डल की वजह से हमारा अपर लिम्ब ट्रंक के साथ अटैच होता है। अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था कि पेक्टोरल गिर्डल के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। हमारे पास बेसिकली क्लेविकल आता है, क्लेविकल एंड स्कैपुला, ये दो बॉन्ड्स है विच वर फॉर्मिंग दी पेक्टोरल गिर्डल। अच्छा, एंड दूसरी बात अगर हम बात करें जो हमारी जो लोअर लिम्ब है ना, लोअर लिम्ब ये ट्रंक के साथ अटैच होती है विद दी हेल्प ऑफ हिप बोन। ये हिप बोन की वजह से, या हिप बोन के थ्रू हमारे ट्रंक के साथ अटैच होती है। अच्छा, दूसरी थिंग, ये जो हमारी पेक्टोरल गिर्डल है ये थोड़ी सी लेस स्टेबल है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी अपर लिम्ब के अंदर बहुत ज़्यादा मूवमेंट पॉसिबल है। मीन्स वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट इज़ पॉसिबल इन आवर अपर लिम्ब। हमारे अपर लिम्ब के अंदर बहुत ज़्यादा मूवमेंट पॉसिबल है। इट्स मेन रीज़न इज़ दैट कि जो हमारी पेक्टोरल गिर्डल है ना, दैट इज़ समवॉट लेस स्टेबल, जिसकी वजह से हमारे अपर लिम्ब के अंदर बहुत ज़्यादा मूवमेंट होती है। इसके ऑपोजिट अगर हम लोअर लिम्ब की बात करते हैं ना, लोअर लिम्ब के अंदर जो रेंज ऑफ मूवमेंट इन लोअर लिम्ब वो बेसिकली कम होती है, रेंज ऑफ मूवमेंट कम होती है। इसका क्या रीज़न है? इसका रीज़न ये है कि जो हमारा हिप बोन है ना, हिप बोन, दिस इज़ वेरी स्टेबल बोन, जिसकी वजह से यहाँ के जो जॉइंट्स हैं वो ज़्यादा मूवमेंट को अलाउ नहीं करते, ठीक है। उसके बाद अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब के अंदर जो बेसिक डिफरेंस होता है वो बोन्स का होता है। अब सबको पता होगा कि भाई अपर लिम्ब के अंदर कौन से बोन्स होते हैं। ह्यूमरस होता है, रेडियस होता है, अल्ना होता है, कार्पल्स होते हैं, मेटाकार्पल्स होते हैं एंड फेलेंजेस होते हैं। दीज आर द कंट्रीब्यूटिंग बोन्स ऑफ व्हाट? अपर लिम्ब। अगर हम लोअर लिम्ब की बात करते हैं तो वहाँ पे कौन से बोन्स होते हैं? फीमर होता है, टिबिया होता है, फिब्यूला होता है, टार्सल्स होते हैं, मेटाटार्सल्स होते हैं, फेलेंजेस होते हैं। सो दिस इज द बेसिक रीजन बिटवीन अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब। अच्छा, मजीद क्या डिफरेंसेस है बिटवीन अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब? इनके अंदर एक इंपॉर्टेंट जॉइंट का डिफरेंस होता है। वो क्या? कि जो हमारा अपर लिम्ब है ना, इसके अंदर एक जॉइंट होता है शोल्डर जॉइंट विच इज द की जॉइंट ऑफ अपर लिम्ब। इसका एनालॉगस जॉइंट बेसिकली प्रेजेंट होता है लोअर लिम्ब के अंदर, दैट इज बेसिकली हिप जॉइंट। अच्छा, हिप जॉइंट। अगर हम शोल्डर जॉइंट की बात करते हैं, जो हमारा शोल्डर जॉइंट है, दिस इज शेलो जॉइंट, मीन्स इतना डीप नहीं होता, सुपरफिशियली प्रेजेंट होता है। इसका रीज़न क्या होता है? मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको शोल्डर रीजन पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि भाई जो शोल्डर जॉइंट है इसके अंदर बेसिकली जो दैट इज अ ग्लीनोह्यूमरल जॉइंट, जो हमारी ग्लीनोइड कैविटी होती है, आपको पता है कि बेसिकली दैट इज अ वेरी स्मॉलर कैविटी, ठीक है। एंड जो ह्यूमरस का हेड होता है वो बेसिकली क्या होता है? वो बड़ा होता है, जिसकी वजह से दोनों की जो फिटिंग है वो इतनी नहीं होती, जिसकी वजह से वो जो जॉइंट है शेलो होता है, ठीक है, लेस स्टेबल होता है, एंड उसमें जो ना मोर मूवमेंट पॉसिबल है।
ठीक है। फिर उस जो ग्लिनोइड कैविटी है उसको बेसिकली एक यू कैन से रिम लाइक स्ट्रक्चर डिपेंड करेगी, दैट वाज ग्लिनोइड लेब्रम, आपको याद होगा, ठीक है। अच्छा, जो शोल्डर जॉइंट है दैट इज बेसिकली यू कैन से शैलो जॉइंट, लेस स्टेबल एंड मोर मोबाइल जॉइंट, मोर मोबाइल जॉइंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जॉइंट व्हिच इज प्रेजेंट इन अवर अपर लिम्ब, ठीक है। यहाँ पे जो हिप जॉइंट प्रेजेंट है, हिप जॉइंट दैट इज अ डीपर जॉइंट, हम आगे पढ़ेंगे, दैट इज अ बेसिकली डीपर जॉइंट, ठीक है। एंड दूसरी बात, ये जो जॉइंट है दैट इज अ मोर स्टेबल, जिसकी वजह से यहाँ पे जो मूवमेंट है वो कम होती है, मूवमेंट का जो मैग्नीट्यूड है या मूवमेंट की रेंज है वो बेसिकली यहाँ पे कम होती है। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पे एक एल्बो जॉइंट होता है, एल्बो अपर लिम्ब के अंदर एल्बो जॉइंट होता है, एंड इसके करस्पॉन्डिंग जो जॉइंट हमारे यू कैन से लोअर लिम्ब में है दैट इज बेसिकली नी जॉइंट, दैट इज बेसिकली नी जॉइंट। शोल्डर जॉइंट के एनालॉगस कौन सा, इसके करस्पॉन्डिंग जॉइंट कौन सा है, हिप जॉइंट। एल्बो जॉइंट का करस्पॉन्डिंग जॉइंट कौन सा है, नी जॉइंट। अच्छा, अब देखें जो हमारा एल्बो जॉइंट है ना, इसमें बेसिकली फ्लेक्शन होती है, आपको पता है एक्सटेंशन होती है, ठीक है। एंड एल्बो जॉइंट के अगर करस्पॉन्डिंग बात करें, जो हमारा नी जॉइंट है इसमें बेसिकली फ्लेक्शन हो सकती है, एक्सटेंशन हो सकती है, ठीक है। बट हमारा जो एल्बो जॉइंट है इसमें फाइन मूवमेंट्स होती हैं, थोड़ी कम होती है। बट नी जॉइंट है इसका मेन रोल ये होता है कि ये वेट बियरिंग में हमें हेल्प करता है। उसके बाद अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब के अंदर में एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस के बारे में पढ़ने लगे, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, आपने लाजमी याद रखना है कि भाई अपर लिम्ब को जो बेसिक नर्व सप्लाई है वो कैसे होती है, लोअर लिम्ब जो है उसको नर्व सप्लाई कैसे होती है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो आपने लाजमी याद रखना है। अच्छा देखें, जो हमारी अपर लिम्ब है ना, अपर लिम्ब इसकी जो नर्व सप्लाई है, नर्व सप्लाई वो बेसिकली कहाँ से होती है, मैंने आपको अपर लिम्ब में पढ़ाया था, वो बेसिकली ब्रेकियल प्लेक्सस से होती है। ब्रेकियल प्लेक्सस, ब्रेकियल प्लेक्सस वाज व्हाट, इट वाज अ नेटवर्क ऑफ नर्व्स, ठीक है, जो बेसिकली पूरी अपर लिम्ब को सप्लाई कर रहा था, ठीक है। एंड आपको पता है कि जो हमारा ब्रेकियल प्लेक्सस है ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा था, C5 से लेके T1 तक, मीन्स जो हमारी 5th सर्वाइकल वर्टिब्री है एंड फर्स्ट थोरेसिक वर्टिब्री है, इनसे जो बेसिकली स्पाइनल नर्व्स निकल रही थी, उन स्पाइनल नर्व्स के जो बेसिकली रूट्स बन रहे थे, इनसे जो बेसिकली हमारा ब्रेकियल प्लेक्सस का ओरिजिन होता है। सो जो ब्रेकियल प्लेक्सस है ना, इससे जितनी नर्व्स ओरिजिनेट होती हैं वो बेसिकली अपर लिम्ब को सप्लाई करती हैं। अच्छा, अगर हम लोअर लिम्ब की बात करते हैं तो इसमें जो बेसिकली नर्व सप्लाई वो किस तरह से होती है, इसकी नर्व सप्लाई किस तरह से होती है, जो हमारा लोअर लिम्ब है इसको जो नर्व सप्लाई होती है वो होती है विद द हेल्प ऑफ लंबो सैक्रल प्लेक्सस। मीन्स लंबो सैक्रल प्लेक्सस लोअर लिम्ब को क्या करता है, नर्व सप्लाई करता है। ये हम आगे डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। बट अभी आप याद रख लें कि लोअर लिम्ब को जो नर्व सप्लाई होती है वो किसकी वजह से होती है, लंबो सैक्रल प्लेक्सस से। अच्छा, ये जो लंबो सैक्रल प्लेक्सस है इसकी ओरिजिन कहाँ से होती है, L1 से लेके S4 तक, S4 तक। मीन्स जो फर्स्ट लंबर वर्टिब्री है एंड फोर्थ सैक्रल वर्टिब्री है, इनसे जो स्पाइनल नर्व्स निकलेंगी वो बेसिकली लंबो सैक्रल प्लेक्सस बनाएगी। एंड इन लंबो सैक्रल प्लेक्सस से जो नर्व रूट्स बनेगा, इससे हमारी जो है ना बेसिकली लंबो सैक्रल प्लेक्सस जो नर्व रूट्स बनेगी वो बेसिकली आगे जाके इसको सप्लाई करेंगी बेसिकली लोअर लिम्ब को। सो दिस इज अ करस्पॉन्डेंस बिटवीन अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब। अपर लिम्ब के पास ब्रेकियल प्लेक्सस होता है, इसकी ओरिजिनेशन C5 से T1 तक होती है। इसके करस्पॉन्डिंग लोअर लिम्ब में क्या होता है, लंबो सैक्रल प्लेक्सस, जिसकी ओरिजिनेशन L1 से लेके S4 तक होती है। अच्छा, उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस देख लेते हैं बिटवीन अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब, ठीक है, व्हिच इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस, जिस तरह से नर्व सप्लाई का था, ठीक है। इस तरह से अब हम बात करते हैं ब्लड सप्लाई का, क्या डिफरेंस होता है बिटवीन अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब, ठीक है। ब्लड सप्लाई का क्या डिफरेंस होता है बिटवीन अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब। अच्छा, जो हमारी अपर लिम्ब है ना उसको जो ब्लड सप्लाई मिलती है वो किन आर्टरीज से मिलती है, बेसिकली सबसे पहले सबक्लेवियन आर्टरी या इसके करस्पॉन्डिंग वीन्स भी हो सकती हैं, ठीक है, नॉट ओनली आर्टरी, इसके करस्पॉन्डिंग वीन्स भी होती हैं, बट अपने नाम से जो है बेसिकली याद रखना है, सबक्लेवियन। उसके बाद एक्सिलरी एंड इससे आगे क्या बनेगी, ब्रेकियल आर्टरी। ये तीनों जो वेसल्स हैं, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड सप्लाई इन द अपर लिम्ब। These are responsible for blood supply in the upper limb। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई अपर लिम्ब को ब्लड सप्लाई किन ब्लड वेजल्स से मिलती है, इसके अंदर बेसिकली आर्टरीज भी आ गई, वीन्स भी आ गई, ठीक है। नाउ आई एम नॉट स्पेसिफाइंग आर्टरीज एज वेल एज वीन्स, ठीक है। अपर लिम्ब को जो ब्लड सप्लाई मिलेगी वो सबक्लेवियन वेसल से, एक्सिलरी एंड साथ में ब्रेकियल। अच्छा, इसके करस्पॉन्डिंग कौन सी आर्टरीज लोअर लिम्ब में प्रेजेंट है जो लोअर लिम्ब को ब्लड सप्लाई कर रही है। अच्छा, अगर हम लोअर लिम्ब की बात करें ना तो इसकी जो ब्लड सप्लाई है, ब्लड सप्लाई, इसमें जो मेन आर्टरी आती है या मेन ब्लड वेसल आती है, मेन वेसल जो बेसिकली आती है, दैट इज बेसिकली एक्सटर्नल इलियक वेसल। इट कैन बी एक्सटर्नल इलियक आर्टरी एज वेल एज वीन। सो एक्सटर्नल इलियक आर्टरी की बात करते हैं, ठीक है। आई थिंक अब आप जो मेरा कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे, ठीक है, व्हाई आई एम राइटिंग हियर आर्टरी, ठीक है। अच्छा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन का काम यही करती है ना। सो बेसिकली जो हमारी यू कैन से मेन वेसल है,
फॉर लोअर लिम्ब दैट इज एक्सटर्नल इलियक आर्टरी। इसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी आर्टरी थी वहाँ पे अपर लिम्ब में? सबक्लेवियन। अच्छा, इससे बेसिकली ओरिजिनेशन होती है कौन सी आर्टरी की? फीमोरल आर्टरी की। एंड फीमोरल आर्टरी से आगे जाके कौन सी आर्टरी बनेगी? बेसिकली आगे जाके बनेगी पोप्लीटियल आर्टरी। तो ये आर्टरीज बेसिकली ब्लड की डिस्ट्रीब्यूशन करेंगी हमारे लोअर लिम्ब के अंदर। तो आपने ये नाम याद रखने, यहाँ पे सबक्लेवियन, एक्सिलरी एंड ब्रेकियल आर्टरीज थी, ठीक है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी आर्टरीज लोअर लिम्ब में प्रेजेंट है? दीज आर एक्सटर्नल इलियक आर्टरी व्हिच इज द मेन आर्टरी फॉर सप्लाइंग द ब्लड इन लोअर लिम्ब, ठीक है। एक्सटर्नल इलियक आर्टरी से फीमोरल आर्टरी बनेगी, फीमोरल आर्टरी से पोप्लीटियल आर्टरी बनेगी बेसिकली। अच्छा, सो दीज आर बेसिक की डिफरेंसेस बिटवीन अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब। अच्छा, नाउ वी आर मूविंग टू द नोट्स फॉर फर्दर डिस्कशन। ओके, सो नाउ वी आर मूविंग टू द फर्स्ट टॉपिक दैट इज बेसिकली इंट्रोडक्शन ऑफ लोअर लिम्ब। अच्छा, सबसे पहले हम जनरल ओवरव्यू की बात करते हैं। जो हमारा लोअर लिम्ब है ना, दैट इज अ पेयर्ड अपेंडेजेस ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है, व्हिच इज अडॉप्टेड फॉर सपोर्ट, लोकोमोशन एंड वेट बियरिंग एबिलिटीज, ठीक है। हम सपोर्ट प्रोवाइड करता है, लोकोमोशन एंड वेट बियरिंग एबिलिटीज प्रोवाइड करता है बॉडी को। अच्छा, अगर हम अपर लिम्ब से इसको कंपेयर करेंगे तो जो हमारी लोअर लिम्ब है इट हैज़ ग्रेटर स्टेबिलिटी, इसके पास स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, बट इसके पास रेंज ऑफ मोबिलिटी कम होगी। अच्छा, उसके बाद जो हमारा लोअर लिम्ब है इसके अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड जॉइंट्स होते हैं एंड साथ में कुछ मसल्स होती हैं जो बॉडी पोस्चर को मेंटेन करते हैं एंड अलो करते हैं बाइपेडल लोकोमोशन में, ठीक है। जो ह्यूमन के अंदर लोकोमोशन होता है दैट इज बाइपेडल लोकोमोशन, इसके अंदर जो है बेसिकली ये जॉइंट्स एंड मसल्स हेल्प करती हैं। अच्छा, उसके बाद कुछ और फंक्शंस की बात करते हैं जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं कि भाई ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है वेट ऑफ बॉडी में, ठीक है। स्टैंडिंग एंड मूवमेंट में जो हम स्टैंड करते हैं, खड़े होते हैं, वो बेसिकली लोअर लिम्ब की वजह से होते हैं, ठीक है। अगर हम लोकोमोशन की बात करते हैं तो ये वॉकिंग में हेल्प करता है, रनिंग में हेल्प करता है, जंपिंग में हेल्प करता है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स जो आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करते हैं बैलेंस की, इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है विद द पेल्विस एंड वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। जो हमारा लोअर लिम्ब है इट मेंटेन्स द इक्विलिब्रियम विद पेल्विस एंड वर्टिब्रल कॉलम। अच्छा, अब हम बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट यू कैन से सेकंड सब हेडिंग की, दैट इज बेसिकली रीजन्स ऑफ लोअर लिम्ब, कि भाई लोअर लिम्ब के कौन कौन से रीजन्स होते हैं। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि जो हमारा लोअर लिम्ब है ना, लोअर लिम्ब के अंदर बेसिकली टोटल 6 रीजन्स हैं। लोअर लिम्ब के अंदर टोटल 6 एनाटॉमिकल रीजन्स हैं। अच्छा, कौन कौन से हैं? टोटल 6 रीजन्स आर प्रेजेंट इन लोअर लिम्ब। अच्छा, सबसे पहला जो रीजन इसमें आता है दैट इज बेसिकली ग्लूटल रीजन। उसके बाद जो इसमें रीजन आता है दैट इज बेसिकली थाई और फीमोरल रीजन, ठीक है। अच्छा, अगर हम तीसरा इसका रीजन की बात करें तो इसके अंदर बेसिकली आता है दैट इज नी रीजन, ठीक है, जो घुटनों वाला रीजन होता है बेसिकली नी रीजन, ठीक है। उसके बाद जो चौथा रीजन इसके अंदर आता है दैट इज बेसिकली लेग रीजन, एंड एनाटॉमी के अंदर हम इस लेग रीजन को बोलते हैं क्रूरल रीजन। सो क्रूरल रीजन इज एन अदर नेम व्हिच इज यूज्ड फॉर लेग रीजन। अच्छा, अगर हम फिफ्थ रीजन की बात करते हैं ना, जो फिफ्थ रीजन इसके अंदर आता है दैट इज बेसिकली एंकल रीजन, जहाँ पे लड़कियां एंकलेट पहनती हैं, ठीक है। सो दैट इज एंकल रीजन, ठीक है। अच्छा, एंकल रीजन के लिए हम एक और वर्ड भी यूज करते हैं दैट इज टेल्को क्रूरल रीजन। अच्छा, उसके बाद जिसके अंदर सिक्स्थ रीजन आता है ना दैट इज बेसिकली रीजन ऑफ फुट, बेसिकली रीजन ऑफ फुट, जिसको हम बेसिकली पेडल रीजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेडल रीजन भी इसको हम बोलते हैं, ठीक है। सो देयर आर टोटल 6 रीजन्स व्हिच आर प्रेजेंट इन अवर लोअर लिम्ब। कौन कौन से हो गए? वंस अगेन आई एम रिपीटिंग। सबसे पहले हमारे पास ग्लूटल रीजन आता है, ठीक है। उसके बाद थाई और फीमोरल रीजन आता है, ठीक है। उसके बाद नी रीजन आता है, उसके बाद लेग रीजन आता है, जिसके लिए हम एक और वर्ड यूज करते हैं क्रूरल रीजन। लाजमी याद रखना है, लेग रीजन को हम क्या नाम देते हैं? लेग रीजन को बेसिकली हम क्रूरल रीजन भी बोलते हैं। उसके बाद एंकल रीजन आता है जिसको हम क्या बोलते हैं? टेल्को क्रूरल रीजन। उसके बाद जो सिक्स्थ रीजन आता है दैट इज फुट रीजन, या जिसको हम पेडल रीजन भी बोलते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले जिस रीजन की हम बात करने लगे दैट इज ग्लूटल रीजन, ठीक है। अच्छा, ये जो हमारा ग्लूटल रीजन है ना, ये बेसिकली पेल्विस रीजन के पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है, पेल्विस रीजन के बिल्कुल पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है। दूसरी बात कि भाई हमारे ग्लूटल रीजन के अंदर कौन सी मसल्स होती हैं, हम इसको डायग्राम में देखते हैं, डोंट वरी अबाउट दैट। इसके अंदर ग्लूटल मसल्स होती हैं, ग्लूटल रीजन के अंदर ग्लूटल मसल्स होती हैं, एंड कौन सी? ग्लूटस मैक्सिमस एंड ग्लूटल मीडियस
and gluteus minimus. These are three main muscles which are present in gluteal region. Gluteus maximus, gluteus medius and gluteus minimus. ये जो मसल्स होती हैं ना ग्लूटल रीजन की, दे फॉर्म द मेन बल्की रीजन ऑफ बटक्स. जो बटक्स का बल्की रीजन होता है, राउंडेड रीजन होता है, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ दीज मसल्स. अच्छा, ग्लूटल रीजन के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स होते हैं, लाइक इस इलियक क्रेस्ट में होता है, इशियल ट्यूब्रोसिटी होती है, ठीक है, एंड ग्रेटर ट्रोंकेंटर होता है इसमें, ठीक है. इसको हम जो ना नेक्स्ट टॉपिक के अंदर ड्रिल में पढ़ते हैं, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज अबाउट ग्लूटल रीजन, ठीक है. तो अभी हम हर एक टर्म को यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करें, नेक्स्ट टॉपिक में करते हैं. तो अभी आपने ये याद रखना है कि हमारे ग्लूटल रीजन के अंदर कौन कौन से लैंडमार्क्स होते हैं, इलियक क्रेस्ट, इशियल ट्यूब्रोसिटी, ग्रेटर ट्रोंकेंटर. अच्छा, अब हम ग्लूटल रीजन का डायग्राम देखते हैं. ओके, यहाँ पे देखें, दिस इज द डायग्राम ऑफ ग्लूटल रीजन. ये हमारा बेसिकली ग्लूटल रीजन है, ठीक है. यहाँ पे कुछ आपको सुपरफिशियल मसल्स के लेयर्स नजर आएंगे, कुछ डीप मसल के लेयर्स नजर आएंगे, ठीक है. सुपरफिशियल के अंदर ग्लूटस मीडियस, ग्लूटस मैक्सिमस एंड मिनिमस वगैरह ये मसल्स आ जाएंगे, ठीक है. एंड डीप लेयर के अंदर ये वाले जो है ना बेसिकली ग्लूटस मिनिमस एंड पिरिफॉर्मिस, ठीक है. अच्छा सॉरी, ग्लूटस मिनिमस जो बेसिकली वो डीपर मसल्स में आती है, ठीक है. उसके अलावा जो बेसिकली यहाँ पे जो मसल्स आपको नजर आ रही हैं, दीज आर प्रेजेंट डीपली, ठीक है. उसको हम आगे पढ़ते हैं. So that is basically the location of gluteal region and externally आपको gluteal region किस तरह से नजर आता है. So that is basically our you can say gluteal region, ठीक है. उसके बाद हम बात करते हैं about thigh or femoral region that is present between hips and knee joint, ठीक है. इसके दरम्यान बेसिकली हमारा थाई वाला रीजन आता है, ठीक है. एंड इट इज इसके अंदर जो बेसिकली मेन बोन आता है दैट इज अ फीमर, ठीक है. अगर हम थाई रीजन के कंपार्टमेंट्स की बात करते हैं तो उसके पास 3 कंपार्टमेंट्स होते हैं, एंटीरियर, मिडिल एंड पोस्टीरियर, ठीक है. अब हम ये बात करते हैं कि एंटीरियर कंपार्टमेंट के अंदर कौन कौन सी मसल्स आती हैं. एक्सटेंसर्स ऑफ नी, ऐसी मसल्स जो बेसिकली हमारे नी जॉइंट को एक्सटेंड करती हैं. सो ये बेसिकली हमारे इंटीरियर रीजन ऑफ यू कैन से थाई में आती है. एंड हिप फ्लेक्सर्स मसल, दीज आर आल्सो प्रेजेंट इन यू कैन से थाई और फीमोरल रीजन. अच्छा, जो इसका मीडियल रीजन है इसमें बेसिकली एडक्टर्स मसल आती हैं. पोस्टीरियर के अंदर बेसिकली हैम स्ट्रिंग्स एंड हिप एक्सटेंसर्स एंड नी फ्लेक्सर्स, ये वाले जो मसल्स हैं बेसिकली पोस्टीरियर रीजन ऑफ फीमोरल और थाई रीजन में आती हैं, ठीक है. ओके, यू कैन सी हियर द रीजन व्हिच इज प्रेजेंट बिटवीन द हिप्स एंड नी. दिस इज द नी रीजन, दिस इज हिप्स रीजन. तो इसके दरमियान में ये जो रीजन हमारे पास आपको नजर आ रहा है, दिस इज इट्स पोस्टीरियर व्यू, ठीक है. दिस इज बेसिकली यू कैन से थाई और फीमोरल रीजन, ठीक है. इसके इंटीरियर में बेसिकली कौन सी मसल्स प्रेजेंट होंगी, ठीक है. मैंने आपको बताया कि दीज वर एक्सटेंसर्स ऑफ नी एंड इसके जो बेसिकली एंटीरियर में बेसिकली हिप फ्लेक्सर्स भी प्रेजेंट हैं, ठीक है. इसके बेसिकली मीडियल जो पोर्शन है यहाँ पे एडक्टर्स मसल प्रेजेंट है, ठीक है. एंड इसके पोस्टीरियर रीजन में हैम स्ट्रिंग्स, ठीक है. एंड साथ में जो है ना हमारे पास कौन सी मसल्स आती हैं, हिप एक्सटेंसर्स एंड नी फ्लेक्सर्स, ठीक है. दिस इज इंट्रोडक्टरी पार्ट, ठीक है. हम सिर्फ यहाँ पे जो है ना मैंने आपको आइडेंटिफाई करने के लिए ये रीजन्स दिखा रहा हूँ, ठीक है. आगे जो है ना हम सारे टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ेंगे. सो डोंट वरी अबाउट नेमिंग्स एंड अदर थिंग्स फॉर दिस डायग्राम एंड ऑल्सो फॉर अपकमिंग डायग्राम्स, ठीक है. जैसे हम जो है ना बेसिकली नेक्स्ट टॉपिक्स जो टॉपिक्स है उसको उसमें आते जाएंगे तो सारी चीज़ों को जो है ना बेसिक डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है. अभी तक आप सिर्फ इनको आइडेंटिफाई कर लें बिकॉज दिस इज फर्स्ट टॉपिक एंड इंट्रोडक्टरी टॉपिक. अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं अबाउट नी रीजन, जिसके अंदर बेसिकली नी जॉइंट आता है, पैटेला आता है व्हिच इज लार्जेस्ट सिज्मोइड बोन, ठीक है. एंड नी रीजन में बेसिकली जो जॉइंट आता है दैट इज नी जॉइंट एंड दैट इज बेसिकली लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स जॉइंट, ठीक है. अच्छा, एंड दूसरी बात करें, इट इज स्टेबलाइज्ड बाय क्रूशिएट एंड कोलेटरल लिगामेंट्स एंड बेसिकली मेनिस्क लिगामेंट्स वगैरह होते हैं जो बेसिकली इसको क्या करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं. सो नी रीजन इज स्टेबलाइज्ड बाय क्रूशिएट एंड कोलेटरल लिगामेंट्स अलॉन्ग विद मेनिस्क, ठीक है. उसके बाद हम बात करते हैं लेग रीजन की, जिसके बारे में हमने क्या बोला, दैट इज अ क्रूरल रीजन, दैट इज बेसिकली क्रूरल रीजन. इट इज प्रेजेंट बिटवीन नी एंड एंकल, एंकल एंड नी के दरमियान में जो रीजन है बेसिकली दैट इज लेग रीजन. इसमें कौन कौन से बोन्स आते हैं, सबसे पहले टिबिया व्हिच इज अ मीडियल बोन एंड वेट बियरिंग बोन. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. जो हमारा टिबिया बोन है ना, टिबिया ये बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर मीडियल साइड पे प्रेजेंट है. जिस तरह से हमारे पास अल्ना प्रेजेंट था, अल्ना बेसिकली प्रेजेंट था, अल्ना भी बेसिकली मीडियली प्रेजेंट था एंड जो रेडियस था दैट वाज लेटरली प्रेजेंट, ठीक है. तो अल्ना मीडियली, साथ में टिबिया जो दैट इज आल्सो मीडियली, ठीक है, दैट इज आल्सो मीडियली प्रेजेंट. अच्छा, ये जो टिबिया है ना दैट इज बेसिकली इट हैज़ मोर वेट बियरिंग एबिलिटी. ये पॉइंट काफ़ी दफ़ा आपको नोटिस में मिलेगी, बट मैं आपको यहाँ पे कॉन्साइज करके बता रहा हूँ कि इट हैज़ मोर वेट बियरिंग एबिलिटी. अगर आपसे कोई पूछे कि भाई टिबिया एंड फिबुला इन दोनों में ज़्यादा वेट बियरिंग एबिलिटी किसके पास है, ठीक है, सो वी वुड से दैट कि टिबिया हैज़ मोर वेट बियरिंग एबिलिटी, ठीक है. अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं फिबुला विच इज़ प्रेजेंट लेटरली एंड इट इज़ नॉन वेट बियरिंग, ठीक है. इसके पास जो वेट बियरिंग एबिलिटी है वो बहुत कम होती है, ठीक है. अगर हम बात करें तो इसके क्या कंपार्टमेंट्स हैं हमारे लेग के, एक एंटीरियर कंपार्टमेंट है, दूसरा लेटरल है, तीसरा पोस्टीरियर. एंटीरियर कंपार्टमेंट के अंदर कौन सी मसल्स आती हैं, डॉर्सी, फ्लैक्सर एंड एक्सटेंसर. एंड साथ में जो बेसिकली लेटरल रीजन है हमारी लेग का या क्रूरल रीजन का, इसमें कौन सी मसल्स आती हैं, एवर्टेड मसल्स आती हैं. कौन सी मसल्स, एवर्टेड मसल्स आती हैं, ठीक है.
पोस्टीरियर के अंदर प्लेंटर फ्लेक्सर्स एंड टो फ्लेक्सर्स मसल आ जाती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अबाउट एंकल रीजन, जिसके बारे में हमने क्या बोला, दैट इज़ अ टेलोक्रूरल रीजन, ठीक है। एंड यहाँ पे बेसिकली जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं बिटवीन टिबिया, फिबुला एंड टेलस, ठीक है। सो जो हमारा एंकल है इट इज प्रेजेंट बिटवीन टिबिया, फिबुला एंड टेलस। टेलस वो बोन है बेसिकली जो लेग और फुट के साथ कनेक्ट करता है। अच्छा, एंकल के अंदर कौन कौन सी मूवमेंट्स होती हैं, डॉर्सी फ्लेक्शन एंड प्लेंटर फ्लेक्शन मूवमेंट होती है। अब हम बात करते हैं अबाउट फुट, दैट इज नॉट एज पैडल रीजन, ठीक है। इट इज अडॉप्ट्स टू द ग्राउंड, प्रोवाइड्स पुश ऑफ ड्यूरिंग गैट, ठीक है। अगर डिविजन्स की बात करते हैं तो हमारे पास हाइंड फुट होता है, मिड फुट होता है एंड फोर फुट होता है, ठीक है। हाइंड फुट के अंदर कौन कौन से बोन्स आते हैं, लाइक एज बेसिकली टेलस आता है, कैल्केनियस बोन आता है हाइंड फुट के अंदर। मिड फुट के अंदर नेविकुलर, क्यूबॉइड एंड क्यूनिफॉर्म्स बोन आता है। फोर फुट के अंदर मेटाटार्सल्स एंड फेलेंजेस ये बोन्स आते हैं। सो वंस अगेन आई रिपीटिंग कि भाई जो हमारा फुट है इसकी 3 डिविजन्स होती हैं, हाइंड फुट, मिड फुट एंड फोर फुट। हाइंड फुट के अंदर टेलस एंड कैल्केनियस बोन आते हैं। मिड फुट के अंदर नेविकुलर, क्यूबॉइड एंड क्यूनिफॉर्म्स ये बोन आते हैं। आगे हम डायग्राम इनको देखेंगे, ठीक है। फोर फुट इसके अंदर मेटाटार्सल्स एंड फेलेंजेस आएंगे। अच्छा, अब हम बात करते हैं आर्चेस ऑफ फुट के भाई फुट के अंदर कौन सी आर्चेस होती हैं, मीडियल लॉन्गिट्यूडनल, लेटरल लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स। अच्छा, अगर हम आर्चेस ऑफ फुट की बात करें कि जो बेसिकली मीडियल लॉन्गिट्यूडनल, लेटरल लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल है, ठीक है, इनके हम आगे टॉपिक के अंदर डिटेल पढ़ेंगे, बट अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि इनका काम क्या है। ये बेसिकली याद रखना एक्ट करती हैं एज अ स्प्रिंग और शॉक एब्जॉर्बर, ठीक है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड जो आपने लाजमी याद रखना है कि भाई जो हमारा आर्चेस ऑफ फुट है ना, दे एक्ट्स लाइक स्प्रिंग और शॉक एब्जॉर्बर। जब हम रनिंग करते हैं, रनिंग मैकेनिक्स के अंदर, या बेसिकली जब हम जंपिंग करते हैं, एट दैट मोमेंट ये एज अ स्प्रिंग और शॉक एब्जॉर्बर के तौर पे काम करते हैं। मींस जो मसल्स के अंदर ज़्यादा खिंचाव है, ठीक है, इसकी वजह से जो डैमेज है उसको कम करेंगे। एंड साथ में इनका एक और इम्पॉर्टेंट रोल ये होता है, इसकी वजह से हमारी जो फुट के अंदर ब्लड वेजल्स हैं, ब्लड वेजल्स एंड नर्व्स, ब्लड वेजल्स एंड नर्व वो प्रोटेक्टेड रहते हैं, इसकी वजह से वो प्रोटेक्टेड रहते हैं। दीज आर सो नाजुक चीज़ें, ठीक है। ब्लड वेजल्स, नर्व्स, इनका डैमेज बहुत ज़्यादा यू कैन से क्रूशली लीथल हो सकता है, बट इनको प्रोटेक्ट कौन करता है, बेसिकली आर्चेस ऑफ द फुट। क्योंकि देखिए जब आप जंपिंग करते हैं ज़्यादा प्रेशर आता है ना हमारे फुट्स के ऊपर, इनके मसल्स के ऊपर, इनके बोन्स के ऊपर, ठीक है। ऑब्वियसली तो वो जो फोर्स है वो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा टुवर्ड्स ब्लड वेजल्स एंड नर्व, बट उनको प्रोटेक्टेड कौन रखेगा, बेसिकली आर्चेस ऑफ द फुट, ठीक है। एंड जो हमारी मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्चेस हैं ये बेसिकली इनर साइड ऑफ फुट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जो लेटरल लॉन्गिट्यूडनल है ये बेसिकली प्रेजेंट होती है आउटसाइड ऑफ फुट, एंड ये जो बेसिकली ये प्रेजेंट होती है अक्रॉस द मिड फुट, अक्रॉस द मिड फुट, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं इसके बारे में, अक्रॉस द मिड फुट, जिसके अंदर कौन से बोन्स आते हैं, नेविकुलर, क्यूबॉइड एंड क्यूनिफॉर्म्स बोन आते हैं। अब हम पढ़ते हैं अबाउट द बोन्स ऑफ लोअर लिम्ब, जिसके अंदर बेसिकली हमारे पास हिप बोन आता है, दैट इज बेसिकली द पेल्विक बोन, ठीक है। अच्छा, इस बोन को बेसिकली हम कॉक्सल बोन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉक्सल बोन भी बोलते हैं, ठीक है। ये बेसिकली जो पेल्विक बोन है इट फॉर्म्स द मेन पार्ट ऑफ पेल्विस, ठीक है। एंड आपको पता होगा कि भाई ये जो हमारा हिप बोन है या पेल्विक बोन है या जिसको हम कॉक्सल बोन बोलते हैं, इट इज फाउंड बाय इशियम, इलियम एंड प्यूबिस। 3 मेन बोन्स होते हैं इसके अंदर, इशियम, इलियम एंड प्यूबिस। इलियम जो है बेसिकली ये वो बोन है जो हमें अपनी वेस्ट के ऊपर फील होता है, ठीक है, जब हम टच करते हैं तो। इशियम जो है बेसिकली वो बोन होता है जिसके ऊपर हम बैठते हैं, ठीक है। हम बैठते हैं बेसिकली इट इज़ विद द हेल्प ऑफ या असिस्टेंस ऑफ विच बोन, बेसिकली इशियम, ठीक है। इशियम की वजह से हम जो है बेसिकली बैठते हैं। इशियम हमें बेसिकली सिटिंग में हेल्प करता है। अच्छा, उसके बाद हमारे लोअर लिम्ब के अंदर फीमर आता है, दैट इज द लार्जेस्ट बोन ऑफ बॉडी। पेटला, दैट इज द लार्जेस्ट सीजमॉइड बोन, पेटला इज बेसिकली लार्जेस्ट सीजमॉइड बोन, ठीक है। उसके बाद टिबिया व्हिच इज अ मेन वेट बियरिंग बोन ऑफ लेग, ठीक है। फिबुला, ठीक है, इसके अंदर वेट बियरिंग एबिलिटी कम होती है, टिबिया के अंदर ज़्यादा होती है। इसके साथ बेसिकली कुछ मसल्स की अटैचमेंट होती है, एंड ये बेसिकली हमारा जो एंकल रीजन है उसको बेसिकली स्टेबलाइज करता है, ठीक है। साथ में टार्सल्स बोन आते हैं, मेटाटार्सल्स आते हैं, फैलेंजेस आते हैं जो बेसिकली फुट का स्केलेटन बनाते हैं, ठीक है। अब हम बेसिकली बात करते हैं कि हमारे लोअर लिम्ब के अंदर कौन कौन से जॉइंट्स होते हैं। सबसे पहले हिप जॉइंट आता है व्हिच इज अ बॉल एंड सॉकेट टाइप ऑफ जॉइंट। नी जॉइंट आता है, दैट इज अ बेसिकली हिंग टाइप जॉइंट विद कॉम्प्लेक्स लिगामेंट्स। उसके बाद बेसिकली एंकल जॉइंट आता है, दैट इज अ बेसिकली हिंग टाइप जॉइंट आल्सो। उसके बाद बेसिकली यहाँ पे सबटेलर एंड मेटाटार्सल्स जॉइंट होते हैं जिसकी वजह से इन्वर्जन एंड इवर्जन पॉसिबल है। इन्वर्जन में क्या होता है, दिस इज माय फुट, ठीक है। अच्छा देखें, अगर मेरी फुट की कंसीडर कर लें, दिस इज माय यू कैन से सोल, दिस इज नॉट माय पाम, दिस इज माय सोल। अगर हमारी सोल टुवर्ड्स मीडियल प्लेन फेस करे, दिस इज बेसिकली इन्वर्जन, ठीक है। एंड अगर हमारी सोल ऑपोजिट टू द मीडियल प्लेन चली जाए, दिस इज इवर्जन। ये तो मैं अपने हैंड को जो है बेसिकली मूव कर रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको अपना फुट यहाँ पे नहीं दिखा सकता, ठीक है। तो इन्वर्जन में कुछ इस तरह से होता है, इवर्जन में कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम मस्कुलर कंपार्टमेंट्स की बात करें इन अवर लोअर रीजन या लोअर लिम्ब, बेसिकली ग्लूटल मसल्स आती हैं व्हिच आर हिप एक्सटेंसर्स। जो ग्लूटल मसल्स हैं वो हिप को एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। एब्डक्शन में अपना रोल प्ले करती हैं एंड साथ में थोड़ा बहुत रोटेशन, ठीक है। थाई की जो मसल्स आती हैं लाइक एज क्वाड्रिसेप्स, ठीक है, हैमस्ट्रिंग्स
एंड एडक्टर, ठीक है। लेग में मसल्स आती हैं लाइक एज एंटीरियर डॉर्सी फ्लेक्सर, पोस्टीरियर प्लैंकर फ्लेक्सर एंड लेटरल एवर्टर्स। फुट में मसल्स आती हैं लाइक एज इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइन कंट्रोल मूवमेंट्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं ब्लड सप्लाई की। अगर हम एट्रियल सप्लाई की बात करते हैं, जो मेन बेसिकली आर्टरी है दैट इज बेसिकली फीमोरल आर्टरी। फीमोरल आर्टरी बेसिकली जो मैंने आपको बताया कि बेसिकली कहाँ से बनती है, एक्सटर्नल इलियक आर्टरी से बनती है। जो बेसिकली फीमोरल आर्टरी है वो बेसिकली कहाँ से बनती है, एक्सटर्नल इलियक आर्टरी। इसकी कॉरेस्पॉन्डेंस हमने पढ़ी थी कि भाई हमारे यू कैन से लोअर लिम्ब है, वहाँ पे कौन सी आर्टरी होती है, एक्सिलरी आर्टरी। कहाँ से बनती है, सब क्लेवियन आर्टरी या ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी से, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें इसकी कौन सी ब्रांचेस हैं, प्रोफंडस फीमोरिस, पोप्लेटियल एंड साथ में एंटीरियर टिबियल, पोस्टीरियर टिबियल एंड पेरोनियल ब्रांचेस, ठीक है। अच्छा, अगर हम वीनस ड्रेनेज की बात करते हैं तो जो सुपरफिशियल सिस्टम है ना, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रेट एंड स्मॉल। अच्छा, सुपरफिशियल सिस्टम में बेसिकली क्या क्या कौन कौन सी वीन्स आती हैं, ग्रेटर एंड स्मॉलर सेफिनस वीन्स आती हैं, डीप वीन्स आती है इसमें लाइक एस फीमोरल वीन, पोप्लेटियल वीन एंड टिबियल वीन्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो परफोरेटर्स होते हैं ना, वो इन दोनों सिस्टम्स को आपस में क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, ठीक है, व्हिच इज इंपॉर्टेंट इन वेरी कोर्स वीन्स, ठीक है। अच्छा, अगर हम नर्व सप्लाई की बात करते हैं, सो जो मेजर नर्व प्लेक्सस यहाँ पे आता है दैट इज अ लंबोसेक्रल प्लेक्सस, दैट इज बेसिकली लंबोसेक्रल प्लेक्सस, जो बेसिकली मैंने आपको बताया कहाँ से स्टार्ट होता है, L1 से लेके S4 तक, L1 से लेके S4 तक इनके रूट्स यहाँ से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, लंबोसेक्रल प्लेक्सस। अगर आपको बेसिकली याद हो अबाउट ब्रेकियल प्लेक्सस, वो C5 से T1 तक स्टार्ट हो रहा था। अच्छा, इंपॉर्टेंट नर्व्स की बात करते हैं तो हमारे पास जो इंटीरियर थाई है यहाँ पे फीमोरल नर्व होती है, ठीक है। पोस्टीरियर थाई में बेसिकली शियाटिक नर्व होती है। मीडियल थाई में ऑब्ट्यूरेटर नर्व होती है, ठीक है। टिबियल नर्व जो बेसिकली वो किसको सप्लाई करती है, पोस्टीरियर लेग को एंड प्लेंटर फुट को। कॉमन पेरोनियल नर्व कौन सी आती है, जो बेसिकली सुपरफिशियल एंड डीप पेरोनियल नर्व को सप्लाई करती है, ठीक है। लेटरल एंड एंटीरियर लेग को बेसिकली सप्लाई करती है, ठीक है। अच्छा, अगर हम लिम्फेटिक ड्रेनेज की बात करते हैं तो बेसिकली आपको पता है कि लिम्फेटिक ड्रेनेज में कौन से लिम्फ नोड्स यहाँ पे काम करते हैं, सुपरफिशियल लिम्फ नोड्स होते हैं एंड साथ में डीप लिम्फ नोड्स होते हैं। सुपरफिशियल लिम्फ नोड्स आर नेम्ड एज सुपरफिशियल इंग्यूनल नोड्स एंड डीप लिम्फ नोड्स आर नेम्ड एज डीप इंग्यूनल नोड्स, ठीक है। जो सुपरफिशियल इंग्यूनल नोड्स होते हैं वो ड्रेन करते हैं सुपरफिशियल टिश्यूज से, एंड डीप इंग्यूनल नोड्स बेसिकली वो ड्रेन करते हैं डीप टिश्यूज से, ठीक है। दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर द स्प्रेडिंग ऑफ इन्फेक्शंस एंड कैंसर्स फ्रॉम लोअर लिम्ब एंड पेरिनियम, ठीक है। अच्छा, पेरिनियम जो है ना, पेरिनियम बेसिकली अगर हम बात करें इसकी, तो पेरिनियम बेसिकली वो एरिया है दैट इज लोकेटेड बिटवीन एनस एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एनस एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बीच में जो बेसिकली एरिया होता है, ठीक है, दैट इज बेसिकली पेरिनियम, ठीक है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। या समटाइम हम ऐसे भी बोलते हैं इट इज एरिया व्हिच इज लोकेटेड बिटवीन प्यूबिक सिम्फेसिस एंड कोक्सिक्स। एरिया बिटवीन प्यूबिक सिम्फेसिस एंड बेसिकली कोक्सिक्स, इसके दरमियान में जो बेसिकली एरिया होता है दैट इज बेसिकली यू कैन से पेरिनियम। अच्छा, ठीक है। सो वंस अगेन रिपीटिंग के भाई बेसिकली पेरिनियम क्या है, एरिया द एरिया व्हिच इज प्रेजेंट बिटवीन एनस एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया, दैट एरिया इज नोन एज पेरिनियम। या इसको समटाइम कुछ ऐसा एक्सप्लेन करते हैं, जो एरिया बेसिकली कोक्सिक्स एंड प्यूबिक सिम्फेसिस के दरमियान में होता है उस एरिया को हम बेसिकली पेरिनियम बोलते हैं। अच्छा, इसको बैकग्राउंड में देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, प्यूबिक सिम्फेसिस क्या है, मैंने आपको ये जनरल जब एनाटॉमी पढ़ाई थी एट द टाइम आई हैव डिस्कस दिस इज बेसिकली जॉइंट, ठीक है, बेसिकली फाइब्रो कार्टिलेजिनस जॉइंट है, फाइब्रो कार्टिलेजिनस जॉइंट है। इसका बेसिकली मेन काम क्या होता है, इसका बेसिकली मेन काम ये होता है कि ये राइट एंड लेफ्ट पेल्विक बोन्स को ज्वाइन करता है, इनको कनेक्टेड करता है, ठीक है। सो बेसिकली प्यूबिक सिम्फेसिस इट इज अ जॉइंट, ठीक है, बेसिकली फाइब्रो कार्टिलेजिनस जॉइंट है जो राइट एंड लेफ्ट पेल्विक बोन्स को आपस में कनेक्टेड करके रखता है। अच्छा, अभी दिस इज द एरिया ऑफ पेरिनियम, इसको हम आगे भी पढ़ेंगे बट अभी आप देख लें, दिस इज बेसिकली पेरिनियम एरिया जो बेसिकली फीमेल जेनिटल्स एंड एनस के दरमियान में बेसिकली जो है ये प्रेजेंट है, इसकी ये बाउंड्रीज हैं, ठीक है। हम लेटर ऑन जो लेक्चर्स आएंगे उसके अंदर इंशाल्लाह हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। सो अभी आप जो है ना इसको इस तरह से याद कर लें, दिस इज अ पेरिनियम एरिया, ठीक है, इसके आउटलाइंस हैं। अच्छा, उसके बाद हम बेसिकली सेकंड टॉपिक की तरफ आते हैं, दैट इज बेसिकली ग्लूटल रीजन। अभी हम जो है बेसिकली डिटेल के अंदर ग्लूटल रीजन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अभी हम ग्लूटल रीजन के बारे में पढ़ने लगे, ठीक है। सो अगर हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं, सो इंप्लीकेशन की, सो जो ग्लूटल रीजन है ना, इट इज़ पोस्टीरोलेटरल रीजन ऑफ द हिप, ठीक है। इट इज़ बेसिकली पोस्टीरोलेटरल रीजन ऑफ द हिप, ठीक है। ये बेसिकली फॉर्म करता है बटक्स को, ठीक है, जो राउंडेड बटक्स अपीयरेंस होती है, इट इज़ बिकॉज ऑफ ग्लूटल रीजन। अच्छा, ये प्रेजेंट होता है बिटवीन इलियक क्रेस्ट, ठीक है, एंड ग्लूटल फोल्ड्स, ठीक है। इसके बिलो बेसिकली प्रेजेंट होती हैं बेसिकली क्या, ग्लूटल फोल्ड्स, ठीक है, एंड इसके अबव में बेसिकली प्रेजेंट होता है इलियक
क्रेस्ट। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जो हमारा ग्लूटल रीजन है इसके अबव क्या प्रेजेंट होता है, इसके अबव इलियक क्रेस्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है, एंड इसके नीचे बेसिकली प्रेजेंट होते हैं ग्लूटल फोल्ड्स। अच्छा, जो हमारी इलियक क्रेस्ट है ना, अगर हम इसकी बात करें थोड़ी सी, जो हमारी इलियक क्रेस्ट है ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली जो हमारा इलियम है ना इसका अपर कर्व्ड पार्ट है। इलियक क्रेस्ट क्या है बेसिकली, इट इज़ द अपर कर्व्ड पार्ट ऑफ इलियम, ठीक है। जो हमारा इलियम है ना इसका जो अपर कर्व्ड पार्ट है दैट इज़ बेसिकली यू कैन से इलियक इलियक क्रेस्ट। अच्छा, जो हमारा इलियम है आपको पता है कि ये हमारे पेल्विक रीजन का बोन है, एंड यू नो कि जो इलियम है दैट इज़ बेसिकली द लार्जेस्ट पेल्विक बोन। ये चीज़ आपने याद रखनी है, ऐसा नहीं बोला कि भाई इलियम इज़ द लार्जेस्ट बोन इन आवर बॉडी, वो तो फीमर है, ठीक है। इलियम क्या है बेसिकली, इट इज़ द लार्जेस्ट बोन ऑफ पेल्विक रीजन। अगर आपसे कोई पूछे भाई पेल्विक रीजन का सबसे बड़ा बोन कौन सा है, तो यू वुड से दैट कि पेल्विक रीजन का सबसे बड़ा बोन इलियम है। अच्छा, इलियम बेसिकली यूज़ होता है एज अ लैंडमार्क, ये लैंडमार्क के तौर पे काम करता है जब हम बेसिकली अपनी वेस्ट की सरकमफ्रेंस को मेजर करते हैं। जब हम कोई पैंट वगैरह पहनते हैं, न्यू पैंट लेते हैं, तो उससे पहले हम अपनी वेस्ट को मेजर करते हैं ना, ठीक है। तो जो वेस्ट की हम सरकमफ्रेंस मेजर करते हैं वो इलियक क्रेस्ट को देख के करते हैं। सो इलियक क्रेस्ट वहाँ पे एज अ रेफरेंस पॉइंट के तौर पे काम करता है फॉर मेजरिंग दी वेस्ट सरकमफ्रेंस। सो इट एक्ट एज रेफरेंस पॉइंट फॉर मेजरिंग व्हाट, फॉर मेजरिंग वेस्ट सरकमफ्रेंस। ओके हो गया। अच्छा, अब हम बात करते हैं अबाउट बेसिकली ग्लूटल फोल्ड। अच्छा, जो हमारे ग्लूटल फोल्ड है, ठीक है, ग्लूटल फोल्ड बेसिकली क्या है, देखें ग्लूटल फोल्ड बेसिकली कोई बोन नहीं है, ठीक है, ना ही कोई ये मसल है, ठीक है, बट ये क्या है, ये बेसिकली एक लाइन है, ठीक है, या एक जंक्शन है, इसके दरमियान में बटक्स एंड बेक ऑफ थाई, ठीक है। सो इट इज़ अ junction present between buttocks and back of thigh। इनके दरमियान में जो जंक्शन है इसको हम बेसिकली बोलते हैं ग्लूटल फोल्ड, ठीक है। मैंने आपको बताया ये कोई मसल भी नहीं है, ये कोई बोन नहीं है, बेसिकली क्या है, इट इज़ अ स्किन क्रीज, दैट इज़ अ स्किन क्रीज। ओके हो गया। अच्छा, जब भी हम बॉडी के अंदर फेट को मेजर करते हैं ना, तो फेट को मेजर करने के से पहले जो हम कैलिपर्स हैं ना फेट के मेजर करने वाले, वो हम बेसिकली यहाँ पे इंसर्ट करते हैं एंड उस रीजन की, स्पेशली बैक वाले रीजन की फेट को यहाँ से मेजर करते हैं। सो दैट इज बेसिकली ग्लूटल फोल्ड, दैट इज अ स्किन क्रीज व्हिच इज अ जंक्शन बिटवीन बटक्स एंड बैक ऑफ थाई, ठीक। ओके, सो यहाँ पे देखें ये जो आपको बोन नजर आ रहा है, दिस इज अ इलियम बोन, जिसके बारे में मैंने आपको क्या बताया कि दिस इज अ लार्जेस्ट बोन ऑफ पेल्विक रीजन, ठीक है। इलियम के ऊपर जो आपको अपर कर्व्ड पास नजर आ रहा है, ठीक है, दिस इज नोन एज इलियक क्रेस्ट, ठीक है। एंड मैंने आपको बताया कि इट एक्ट एज रेफरेंस पॉइंट फॉर मेजरिंग द वेस्ट सरकमफ्रेंस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम डायग्राम देखते हैं अबाउट ग्लूटल फोल्ड्स, ठीक है। अच्छा, दिस इज अ डायग्राम जहाँ पे आपको बेसिकली ये थाई नजर आ रहा है, ठीक है, ये आपको बटक्स नजर आ रहा है। यहाँ पे जो बिटवीन द टू बटक्स आपको एक क्लेफ्ट लाइक स्ट्रक्चर या स्पेस नजर आ रही है, दिस इज नोन एज इंटरग्लूटल क्लेफ्ट, ठीक है। जो स्पेस है बिटवीन द बटक्स, ठीक है, दिस इज नोन एज इंटरग्लूटल क्लेफ्ट, ठीक है। एंड यहाँ पे जो नीचे की तरफ जो फोल्ड्स आपको नजर आ रहे हैं, ये जो फोल्ड्स हैं नीचे जहाँ पे हमारी बटक खत्म होती है एंड थायर्स जो है बेसिकली यहाँ से स्टार्ट होते हैं, तो ये जो फोल्ड्स है ना, दीज आर नोन एज ग्लूटल फोल्ड्स, दीज आर नोन एज व्हाट, दीज आर नोन एज ग्लूटल फोल्ड्स, ठीक है। मैंने आपको बताया कि क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं बटक्स को किसके साथ, थाइस के साथ, बेसिकली को कनेक्ट करते हैं। अच्छा, ठीक है। सो आपने ये याद रखना है कि हमारा जो ग्लूटल रीजन है ये बटक्स को फॉर्म करता है एंड इसके जो अबव है इलियक क्रेस्ट प्रेजेंट है, ठीक है, एंड इसके नीचे बेसिकली क्या प्रेजेंट है, ग्लूटल फोल्ड्स बेसिकली प्रेजेंट है, ठीक है। अच्छा, ये बेसिकली फंक्शनली बात करें, इट सर्व एज ट्रांजिशन जोन बिटवीन ट्रंक एंड लोअर लिम्ब, ठीक है। ये ट्रांजिशन जोन के तौर पे काम करता है बिटवीन द ट्रंक एंड लोअर लिम्ब। अच्छा, अब हम बात करते हैं अबाउट द बाउंड्रीज ऑफ ग्लूटल रीजन, ठीक है। अच्छा, सो अभी हम बात करते हैं अबाउट द बाउंड्रीज ऑफ ग्लूटल रीजन, ठीक है, कि हमारे जो ग्लूटल रीजन है इसकी क्या क्या बाउंड्रीज है, ठीक है। हम बात करेंगे कि इसके सुपीरियरली क्या प्रेजेंट है, इसके सुपीरियरली क्या प्रेजेंट है, इसके इन्फीरियरली मीन्स ग्लूटल रीजन से नीचे क्या प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे इसके मीडियली क्या प्रेजेंट है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, एंड हम ये बात करेंगे कि इसके लेटरली क्या प्रेजेंट है। सो दीज आर फ्यू बाउंड्रीज ऑफ ग्लूटल रीजन,
ठीक है, ये 4 बाउंड्रीज है ग्लूटल रीजन के। अच्छा, अगर हम बात करें कि जो हमारा ग्लूटल रीजन है इसके सुपीरियरली प्रेजेंट है क्या, बेसिकली इलियक क्रेस्ट विच इज अपर कर्व्ड पार्ट ऑफ इलियम। ओके हो गया, ओके आसान आ रही है। अच्छा, अगर हम बात करें कि इसके इंफीरियरली क्या प्रेजेंट है, इसके इंफीरियरली क्या प्रेजेंट है, तो इसके इंफीरियरली बेसिकली प्रेजेंट है ग्लूटल फोल्ड्स, जो मैंने आपको डायग्राम में दिखाए थे। ठीक है, अच्छा, इसके मीडियली प्रेजेंट है ग्लूटल के लेफ्ट आर स्पेस एंड साथ में सेक्रम भी प्रेजेंट है इसके मीडियली। अगर हम बात करें कि हमारा जो ग्लूटल रीजन है इसके लेटरली क्या प्रेजेंट है, इसके प्रेजेंट है ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ फीमर, ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ फीमर। सो दीज आर दी बाउंड्रीज ऑफ ग्लूटल रीजन। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई ग्लूटल रीजन की बाउंड्रीज कौन कौन सी हैं, मीन्स उसके सुपीरियरली क्या प्रेजेंट है, इंफीरियरली क्या प्रेजेंट है, मीडियली क्या प्रेजेंट है एंड लेटरली क्या प्रेजेंट है। अगर हम सुपीरियरली बात करें तो ग्लूटल रीजन के सुपीरियरली बेसिकली इलियक क्रेस्ट मौजूद है, इसके इंफीरियरली ग्लूटल फोल्ड्स मौजूद है, इसके मीडियली ग्लूटल क्लेफ्ट एंड सेक्रम मौजूद है, इसके लेटरली ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ फीमर मौजूद है। अच्छा, अगर हम बात करें बेसिकली जो ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ फीमर है ये बेसिकली क्या चीज़ है, सो ये बेसिकली एक लार्ज बोनी प्रोमिनेंट एरिया है, लार्ज बोनी प्रोमिनेंट एरिया जो बेसिकली हमारा जो फीमर है ना इसके अपर पार्ट में प्रेजेंट है, विच इज़ प्रेजेंट ऑन अपर पार्ट ऑफ फीमर। ठीक हो गया, इज प्रेजेंट ऑन अपर पार्ट ऑफ फीमर। अच्छा, ये फीमर के अपर पार्ट में तो है, लेकिन क्या ये फीमर के मीडियली प्रेजेंट है क्या, या ये फीमर के लेटरली प्रेजेंट है। तो आपने याद रखना है कि जो हमारा बेसिकली ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ फीमर है ये फीमर के लेटरली प्रेजेंट है। सो ये बेसिकली प्रेजेंट है कहाँ पे, लेटरल साइड ऑफ फीमर, लेटरल साइड ऑफ फीमर। अच्छा, अगर हम बात करें कि जो हमारा ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ फीमर है इसका क्या रोल है, ठीक है, जो तो मैंने इसकी जो सुपरफिशियल लेयर्स आपको बता दी। अगर हम बात करें इसका रोल क्या है बेसिकली, ठीक है, ये बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ पे हिप एंड थाइस की मसल्स अटैच होती हैं एंड वो बेसिकली मसल्स हिप जॉइंट को स्टेबलाइज करती हैं। सो जो हमारा ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ फीमर है इट इज़ दैट पॉइंट, आई एम राइटिंग हियर दैट इट इज़ द पॉइंट फॉर attachment of what muscles of thigh region and hips। ठीक है, अच्छा, एंड स्पेशली ये वो वाली मसल्स होंगी जो स्टेबलाइज करेंगी किसको, स्टेबलाइज करेंगी हमारे हिप जॉइंट को। ठीक हो गया। सो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ फीमर क्या है, सो वी वुड से दैट इट इज अ लार्जर बोनी प्रोमिनेंट एरिया व्हिच इज प्रेजेंट ऑन अपर पार्ट ऑफ फीमर। ठीक है, अच्छा, ये फीमर के अपर पार्ट में तो है लेकिन फीमर के बेसिकली लेटरल साइड में। ये इसका रोल क्या है, इट एक्ट एज इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर अटैचमेंट ऑफ थाइज मसल्स एंड हिप्स मसल्स एंड स्पेशली इट इज़ द पॉइंट फॉर दोज मसल्स जो स्टेबलाइज। तो यहाँ पे देखें ये जो आपको फीमर बोन नज़र आ रहा है, ठीक है, इस फीमर के अपर पार्ट के अंदर लिटरली ये जो बोनी प्रोजेक्शन आपको नज़र आ रही है, दिस बोनी प्रोजेक्शन इज नोन एज ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ फीमर। ठीक हो गया। नाउ द बाउंड्रीज ऑफ ग्लूटल रीजन। अगर हम सुपीरियरली बात करें तो इसके सुपीरियरली क्या प्रेजेंट है, मैंने आपको बताया इलियक क्रेस्ट प्रेजेंट है। इसके इंफीरियरली क्या प्रेजेंट है, बेसिकली ग्लूटल फोल्ड्स प्रेजेंट है। ठीक है, अगर हम बात करें इसके मीडियली क्या प्रेजेंट है, मीडियली बात करें तो इसके बेसिकली जो मीडियली है ना दैट इज इंटर ग्लूटल क्लेफ्ट, ठीक है, एंड सेक्रम, दीज आर प्रेजेंट ऑन इट्स मीडियल साइड। अगर हम लेटरली बात करें तो इसके लेटरली क्या प्रेजेंट है, बेसिकली ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ फीमर। अच्छा, अब हम बात करते हैं बेसिकली कि जो हमारा रीजन है, ठीक है, कौन सा रीजन, ग्लूटल रीजन, उसको कौन से बोन्स फॉर्म करते हैं। सो इट इज़ फॉर्म्ड बाय हिप बोन, ठीक है, जिसके अंदर इशियम इलियम आ जाता है। ठीक है, उसके बाद सेक्रम, कोक्सिक्स एंड प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ फीमर स्पेशली ग्रेटर ट्रोकेंटर वे इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट ग्लूटल रीजन। तो आपसे कोई पूछे कि भाई कौन कौन से बोन्स हैं विच हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूटल रीजन, सो हम कहेंगे कि सर हिप बोन, सेक्रम, कोक्सिक्स एंड प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ फीमर दैट इज बेसिकली ग्रेटर ट्रोकेंटर। ठीक है, अच्छा, ओके। अब हम बात करते हैं अबाउट द फेशियाज ऑफ बेसिकली ग्लूटल रीजन के इसके अंदर कौन से फेशिया होते हैं। अच्छा देखें, इसके अंदर बेसिकली दो टाइप के फेशिया होते हैं, बेसिकली
एक होता है सुपरफिशियल फेशिया, ठीक है, सुपरफिशियल फेशिया ऑफ ग्लूटल रीजन, सुपरफिशियल फेशिया, ठीक है। ये जो बेसिकली सुपरफिशियल फेशिया है ना, इसकी बात करें तो ये अंडर द स्किन प्रेजेंट है। ओके, नाउ दिस इज क्लियर, ठीक है। ये बेसिकली प्रेजेंट है अंडर द स्किन, इट इज़ प्रेजेंट अंडर द स्किन। अच्छा, बेसिकली यहाँ पे फैट आके स्टोर होती है जो हेल्प करती है इन दी राउंडनेस ऑफ हिप्स, ठीक है, राउंडनेस ऑफ बटक्स और हिप्स, ठीक है। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे फैट बेसिकली स्टोर होती है। अच्छा, समटाइम बेसिकली होता क्या है, समटाइम इस सुपरफिशियल फेशिया के अंदर कुछ प्रोसेसेस किए जाते हैं, आर्टिफिशियल प्रोसेस लाइक एज सिलिकॉन इम्प्लांट्स। ये प्रोसेस क्या है, सिलिकॉन इम्प्लांट्स, ये एक आर्टिफिशियल प्रोसेस है जिसकी वजह से जो बटक्स है ना, इसके वॉल्यूम को बढ़ाया जाता है, बटक्स के वॉल्यूम को आर्टिफिशियली बढ़ाया जाता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो है ना बेसिकली सुपरफिशियल फेशिया के नीचे जब हम सिलिकॉन इम्प्लांट्स करते हैं तो वहाँ पे हम जो है ना बेसिकली क्या करते हैं, बटक्स का वॉल्यूम किस तरह से बढ़ाते हैं कि हम एब्डोमेन से एंड कुछ और बॉडी रीजन से हम क्या करते हैं, लाइक थाई से हम क्या करते हैं, फैट को निकालते हैं, उस फैट को हम कहाँ पे इम्प्लांट करते हैं, अंडर द सुपरफिशियल फेशिया, इम्प्लांट करते हैं अंडर द सुपरफिशियल फेशिया। इससे क्या होता है कि जो बटक्स है इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। दिस इज आर्टिफिशियल प्रोसेस जो कॉस्मेटिक सर्जरीज में अप्लाई किया जाता है, स्पेशली एक्ट्रेस वगैरह ये इस प्रोसेस को जो है बेसिकली इम्प्लीमेंट करती हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे एक और, अच्छा इसको क्या बोलते हैं, सिलिकॉन इम्प्लांट्स भी बोलते हैं। अच्छा, समटाइम बेसिकली हम इम्प्लांट्स के अलावा भी जो है बेसिकली इस प्रोसेस को कर सकते हैं, बट लेटर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है बेसिकली, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, डीप फेशिया, जिसको हम बेसिकली ग्लूटल एपोनेरोसिस भी बोलते हैं, जो बेसिकली एक स्ट्रॉन्ग फेशिया है, इसके ऊपर ग्लूटस मीडियस मसल्स के ऊपर, ठीक है, जो इनक्लोज करता है ग्लूटस मैक्सिमस मसल्स को, ठीक हो गया। अच्छा, अभी हम इसको यहाँ से रिटन क्वेश्चन से देख लेते हैं, ठीक है। सो नाउ इज अबाउट फेशिया, ठीक है। सो एक सुपरफिशियल फेशिया होता है, दूसरा डीप फेशिया होता है। सुपरफिशियल फेशिया में क्या होता है, फैट होता है जिसकी वजह से बल्क ऑफ बटक जो है बनता है, ठीक है। एंड यहाँ पे कुछ नर्व्स होती हैं लाइक क्यूटेनियस नर्व एंड वेजल्स सुपरफिशियल फेशिया के अंदर, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें डीप फेशिया की, इसको हम क्या बोलते हैं, डीप फेशिया को बेसिकली हम ग्लूटल एपोनेरोसिस भी बोलते हैं। दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फेशिया, इसके ऊपर प्रेजेंट है, ग्लूटस मीडियस के ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है। एंड ये इनक्लोज करती है ग्लूटस मैक्सिमस मसल्स को, ठीक है। एंड दिस कंटिन्यूस विद फेशिया लेटा ऑफ द थाई, ठीक है। एंड जो हमारा फेशिया लेटा है ये बेसिकली थाइस के मसल्स को इनक्लोज करता है। अब हम बात करते हैं अबाउट द मसल्स ऑफ ग्लूटल रीजन, कि हमारे ग्लूटल रीजन के अंदर कौन कौन सी मसल्स आती हैं। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट दैट। अच्छा, जो ग्लूटल रीजन के अंदर मसल्स आती हैं ना, उसको हम बेसिकली दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, एक सुपरफिशियल ग्रुप ऑफ मसल्स एंड दूसरा बेसिकली डीप ग्रुप ऑफ मसल्स। देयर आर टू ग्रुप्स ऑफ द मसल्स व्हिच आर रिलेटेड टू द ग्लूटल रीजन। अच्छा, अब पहले हम बात करते हैं अबाउट सुपरफिशियल ग्रुप, कि भाई सुपरफिशियल ग्रुप के अंदर कौन कौन सी मसल्स आती हैं। लेटर ऑन हम डिस्कस करेंगे कि भाई हमारा जो डीप ग्रुप है उसके अंदर कौन कौन सी मसल्स आती हैं, ठीक है। अच्छा, सो अब हम बात करते हैं अबाउट ग्लूटल रीजन के मसल्स की। सो मसल्स ऑफ ग्लूटल रीजन, मसल्स ऑफ ग्लूटल रीजन। तो मैंने आपको बताया कि इसके अंदर दो ग्रुप ऑफ मसल्स आते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास ग्रुप आता है दैट इज सुपरफिशियल ग्रुप ऑफ मसल्स, सुपरफिशियल ग्रुप ऑफ मसल्स, ठीक है। एंड दूसरा जो ग्रुप आता है मसल्स का दैट इज डीप ग्रुप ऑफ मसल, दैट इज बेसिकली व्हाट, डीप ग्रुप ऑफ मसल, ठीक है। अच्छा, अब हम बेसिकली बात करते हैं कि भाई सुपरफिशियल ग्रुप के अंदर कौन सी मसल्स आती हैं, ठीक है। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो हमारा सुपरफिशियल ग्रुप है ना, इसके अंदर टोटल 4 मसल्स आती हैं, टोटल 4 मसल्स, ठीक है। एंड हमारा जो डीप ग्रुप ऑफ मसल्स है इसके अंदर टोटल 5 मसल्स प्रेजेंट है। टोटल कितनी, 5। सो ओवरऑल अगर हम बात करें कि हमारा जो ग्लूटल रीजन है ना, इसके अंदर 9 मसल्स प्रेजेंट है। कितनी, ओवरऑल इसके अंदर टोटल 9 मसल्स प्रेजेंट। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई ग्लूटल रीजन के अंदर टोटल कितनी मसल्स हैं, तो हम बोलेंगे कि सर ग्लूटल रीजन के अंदर टोटल 9 मसल्स हैं। उनमें से डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से होती है, जो हमारा सुपरफिशियल ग्रुप है उसके अंदर 4 मसल्स आती हैं एंड हमारा जो डीप ग्रुप ऑफ मसल्स है इसके अंदर टोटल 5 मसल्स आती हैं। अच्छा, सुपरफिशियल ग्रुप के अंदर कौन कौन सी मसल्स आती हैं, सबसे पहले इसके अंदर जो मसल आती है दैट इज ग्लूटस मैक्सिमस, ग्लूटस मैक्सिमस। इसके अंदर जो दूसरी मसल आती है दैट इज ग्लूटस मिनिमस, ठीक हो गया।
उसके बाद जो तीसरी मसल इसके अंदर आती है दैट इज़ ग्लूटस मीडियस, एंड इसके अंदर जो चौथी मसल आती है दैट इज़ बेसिकली टेंसर फेशिया लेटर, टेंसर फेशिया लेटर, टेंसर फेशिया लेटर. So these are the four muscles which are present in superficial group of muscles of gluteal region. कौन कौन सी? Gluteus maximus, Gluteus minimus, Gluteus medius and tensor facial lata. इंडिविजुअली हम सारी मसल्स को पढ़ेंगे, डोंट वरी अबाउट इट. अच्छा, अब हम बात करते हैं कि इसके डीप ग्रुप के अंदर कौन सी मसल्स आती हैं. आपको पता है कि टोटल 5 आती हैं, लेकिन कौन सी आती हैं? नाउ वी आर गोइंग फॉर दैट. अच्छा, इसके अंदर जो पहली मसल आती है दैट इज पिरिफॉर्मिस मसल, पिरिफॉर्मिस मसल, ठीक है. उसके बाद यहाँ पे ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस मसल आती है, ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस मसल यहाँ पे आती है. तीसरी यहाँ पे कौन सी मसल आती है? सुपीरियर जेमिलस मसल. अच्छा, चौथी इसके अंदर कौन सी मसल आती है? इंफीरियर जेमिलस मसल. इसके अंदर जो फिफ्थ मसल आती है दैट इज क्वाड्रेटस फीमोरस मसल. So these are the 5 muscles which are present in deep groove. कौन सी? Piriformis, obturator internus, superior gemellus, inferior gemellus and quadratus femoris muscles. So these are the 9 muscles which are present in our gluteal region. ठीक है. अच्छा, पहले हम बात करते हैं अबाउट ग्लूटस मैक्सिमस. दिस इज़ अ लार्जेस्ट हेवीएस्ट एंड मोस्ट सुपरफिशियल मसल. अगर हम इसकी ओरिजिन की बात करते हैं तो इसकी ओरिजिन इलियम से होती है, सेक्रम से होती है, कॉक्सिक्स से होती है एंड साथ में सेक्रोट्यूबरस लिगामेंट्स, इससे बेसिकली जो है ना इसकी ओरिजिन होती है. ठीक है. अच्छा, अगर हम इसकी इंसर्शन की बात करते हैं तो इसकी इंसर्शन कहाँ पे होती है? इलियोटिबियल ट्रैक्ट एंड ग्लूटल ट्यूबरोसिटी ऑफ फीमर, इलियोटिबियल ट्रैक्ट एंड ग्लूटल ट्यूबरोसिटी ऑफ फीमर. अच्छा, अब हम बात करते हैं इसकी कौन सी नर्व इसको सप्लाई करती है? ग्लूटस मैक्सिमस को जो नर्व सप्लाई करती है दैट इज इंफीरियर ग्लूटल नर्व. दैट इज व्हिच वन? इंफीरियर ग्लूटल नर्व जो है बेसिकली इसको सप्लाई करती है. अच्छा, अगर हम इसके एक्शन की बात करते हैं सो दिस इज अ पावरफुल हिप एक्सटेंसर मसल, लेटरल रोटेटर. इसकी वजह से बेसिकली लेटरल रोटेशन और आउटवर्ड रोटेशन होती है. ये मेंटेन करती है इरेक्ट पोस्चर को. इट इज़ एक्टिव इन राइजिंग फ्रॉम सिटिंग. जब हम बैठ के फिर उठते हैं ना तो बेसिकली उठने में हमें जो हेल्प करती है मसल दैट इज बेसिकली ग्लूटस मैक्सिमस. अच्छा, उसके बाद जब हम स्टेयर्स की क्लाइंबिंग करते हैं, ठीक है, सीढ़ियों के ऊपर चढ़ते हैं, तो सीढ़ियों के ऊपर चढ़ने में जो सबसे ज़्यादा मसल हमें हेल्प करती है दैट इज ग्लूटस मैक्सिमस मसल. अच्छा, उसके बाद जो हमारे पास दूसरी मसल आती है दैट इज बेसिकली ग्लूटस मीडियस मसल. अच्छा, जो हमारी ग्लूटस मीडियस मसल है इसकी ओरिजिन बेसिकली कहाँ से होती है? इसकी ओरिजिन बेसिकली इलियम से होती है. बट जो ग्लूटस मैक्सिमस है उसकी ओरिजिन भी इलियम से हो रही थी बट पोस्टीरियर साइड से, लेकिन इसकी जो ओरिजिन है वो इलियम से होगी बट एंटीरियर साइड से. अच्छा, इसकी जो इंसर्शन है वो बेसिकली ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ फीमर के ऊपर होती है. इसको कौन सी नर्व सप्लाई करती है? सुपीरियर ग्लूटल नर्व इसको सप्लाई करती है. ठीक हो गया. नर्व सप्लाई आपने लाजमी याद रखनी है. ये जो ना आपके एमसीक्यूज में मोस्ट कॉमनली आ सकती है कि भाई ग्लूटस मीडियस मसल को कौन सी नर्व सप्लाई करती है? सुपीरियर ग्लूटल नर्व. एंड ग्लूटस मैक्सिमस को कौन सी नर्व सप्लाई करती है? इंफीरियर ग्लूटल नर्व. ठीक हो गया. अच्छा, अगर हम इसके एक्शंस की बात करते हैं तो ये बेसिकली एब्डक्शन करवाती है, मीडियल रोटेशन ऑफ हिप करवाती है, यानी स्टेबलाइज करती है पेल्विस को ड्यूरिंग वॉकिंग. जब हम घूम रहे होते हैं ना तो घूमने के टाइम पे जो हमारी पेल्विक रीजन है दैट इज स्टेबलाइज्ड बिकॉज ऑफ ग्लूटस मीडियस. ठीक है. अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं अबाउट ग्लूटस मिनिमस मसल दैट इज डीपर टू द ग्लूटस मीडियस. ग्लूटस मीडियस के बिल्कुल जो है बेसिकली डीपर प्रेजेंट है. इसकी सिमिलर ऑरिजिन, इंसर्शन एंड इनर्वेशन है जिस तरह की ग्लूटस मीडियस की थी. मीन्स इनको सेम नर्व सप्लाई करेगी. कौन सी? सुपीरियर ग्लूटल नर्व. ठीक है. एंड उसके बाद अगर हम बात करें इसकी ओरिजिन कहाँ से होगी? इलियम से होगी. ठीक है. इलियम का कौन सा पार्ट? एंटीरियर पार्ट. ठीक है. इंसर्शन इसकी कहाँ पे होगी? जिस तरह से ग्लूटस बेसिकली मीडियस की हो रही थी, कहाँ पे हो रही थी? उसकी ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ फीमर. ठीक है. अच्छा, अब हम बात करते हैं फोर्थ ग्रुप मसल की दैट इज टेंसर फेशिया लेटा. ठीक है. अच्छा, अगर हम बात करें कि जो टेंसर फेशिया लेटा है इसमें बेसिकली होती है एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से एंड इलियक रेस से ओरिजिन होती है. इसकी इंसर्शन कहाँ पे होती है? इलियोटिबियल ट्रैक्ट पे इसकी इंसर्शन होती है. ठीक है. एंड इसको कौन सी नर्व सप्लाई करती है? सुपीरियर ग्लूटल नर्व इसको जो है बेसिकली सप्लाई करती है. अच्छा, अगर इसके एक्शंस की बात करते हैं तो ये स्टेबलाइज करता है नी को वाया इलियोटिबियल ट्रैक्ट एंड असिस्ट करता है एब्डक्शन एंड मीडियल रोटेशन. अच्छा, ये इलियोटिबियल ट्रैक्ट बेसिकली क्या है? इलियोटिबियल ट्रैक्ट ये बेसिकली थिकन्ड एंड लेटरल पोर्शन है इसका डीप फेशिया का. इट इज बेसिकली थिकन्ड लेटरल पोर्शन ऑफ डीप फेशिया.
जो हमारा डीप फेशिया है ना, इसका ये एक पार्ट है जिसको हम इलियोटिबियल ट्रैक्ट बोलते हैं। अच्छा, अगर हम इसके एक्शंस की बात करते हैं, ठीक है, इसका एक्शन क्या है? ये बेसिकली हमारा हिप को एंड नी को स्टेबलाइज करता है जब हम वॉकिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, ठीक है, एंड ये बॉडी पोस्चर को मेंटेन करता है एंड कुछ और रोटेशनल मूवमेंट में बेसिकली ये हमें असिस्ट करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अबाउट डीपर ग्रुप ऑफ मसल्स, ठीक हो गया। अच्छा, जो हमारा डीप ग्रुप है ना, इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास मसल आएगी, दैट इज पिरिफॉर्मिस। इसकी ओरिजिन कहाँ से हो रही है? इंटीरियर सरफेस ऑफ सेक्रम से इसकी ओरिजिन हो रही है, ठीक है। इंसर्शन कहाँ पे हो रही है? ग्रेटर ट्रोकेंटर के ऊपर हो रही है। मैंने आपको बताया कि ग्रेटर ट्रोकेंटर बेसिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ पे मसल्स की अटैचमेंट होती है, ठीक है। एंड अगर हम बात करते हैं पिरिफॉर्मिस मसल की, इसको कौन सी नर्व सप्लाई करती है? दैट इज नर्व टू पिरिफॉर्मिस, ठीक है। आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना, नर्व टू पिरिफॉर्मिस, दिस इज द नेम ऑफ नर्व। ऐसे नहीं आपने पिरिफॉर्मिस नर्व बोलना है, नहीं, आपने इसी तरीके से बोलना है। इस तरह लिखा हुआ है नर्व टू पिरिफॉर्मिस। अगर आपसे कोई पूछे कि पिरिफॉर्मिस मसल को कौन सी नर्व सप्लाई करती है, तो वी वुड से दैट कि हमारी पिरिफॉर्मिस मसल को जो नर्व सप्लाई करती है दैट इज नर्व टू पिरिफॉर्मिस। ये क्या करवाती है? लेटरल रोटेशन या आउटवर्ड रोटेशन एंड साथ में एबडक्शन करवाती है ऑफ फ्लेक्स्ड थाई। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो चीज़ लेटरल रोटेशन करवाती है ना, वो कभी भी एडक्शन नहीं करवाएगी, बट एबडक्शन करवाएगी, ठीक है। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, जिस मसल की मदद से लेटरल रोटेशन हो रही है ना, या आउटवर्ड रोटेशन हो रही है, तो उसकी मदद से हमेशा एबडक्शन होगा। क्या होगा? एबडक्शन होगा। एंड जिस मसल की वजह से मीडियल रोटेशन हो रही है, मीडियल रोटेशन या जिसको हम इंटरनल रोटेशन भी बोलते हैं, इसकी मदद से हमेशा एडक्शन होगी, ठीक है। तो दिस इज की कॉन्सेप्ट जो आपने लाजमी याद रखना है। अच्छा, ये बेसिकली एक इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है जो बेसिकली क्या करती है? ग्रेटर शियाटिक फ्रामिना को बेसिकली डिवाइड करती है किसमें? सुप्रा पिरिफॉर्म एंड इंफ्रा पिरिफॉर्म कंपार्टमेंट, ठीक है। जो हमारा ग्रेटर शियाटिक फ्रामेन है, इसको डिवाइड करती है सुप्रा पिरिफॉर्म एंड इंफ्रा पिरिफॉर्म कंपार्टमेंट के अंदर, ठीक हो गया। अच्छा, जो हमारी ग्रेटर शियाटिक फ्रामेन है, इट इज़ अ इंपॉर्टेंट ओपनिंग जो हमारी बेसिकली पेल्विक एरिया के अंदर प्रेजेंट है, जो बेसिकली क्या करती है? ये अलाउ करती है मसल्स एंड नर्व को जो बेसिकली पास आउट करती हैं पेल्विक कैविटी से, कहाँ पे? ग्लूटल रीजन के अंदर, ठीक है। सो ये बेसिकली क्या है? ये बेसिकली एक ओपनिंग है जिसकी मदद से क्या होता है? कुछ मसल्स एंड नर्व्स वगैरह पास आउट करती हैं फ्रॉम पेल्विक रीजन टू दी ग्लूटल रीजन। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं अबाउट ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस। इसकी ओरिजिन बेसिकली कहाँ से होती है? ऑब्ट्यूरेटर मेम्ब्रेन एंड ऑब्ट्यूरेटर बोन्स होती है इसकी ओरिजिन, ठीक है। इसकी इंसर्शन कहाँ पे होती है? ग्रेटर ट्रोकेंटर के ऊपर होती है। इसकी अगर हम बात करें नर्व सप्लाई, तो नर्व टू ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस इसको बेसिकली सप्लाई करती है। इसकी एक्शन की बात करते हैं तो ये बेसिकली लेटरल रोटेशन करवाती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सुपीरियर एंड इन्फीरियर जेमिलाई, ठीक है। ये स्मॉल मसल्स हैं, ये प्रेजेंट है अबव एंड बिलो दी ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस टेंडन। जो ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस मसल थी, इसका जो टेंडन है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि हर मसल से रिलेटेड उसका कोई टेंडन होता है जो फोर्स की डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प आउट करता है, ठीक है। सो दीज आर स्मॉल मसल्स व्हिच आर प्रेजेंट अबव एंड बिलो दी ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस टेंडन। ये हमारी जो ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस मसल थी ना, उसको बेसिकली असिस्ट करते हैं इसके रोल में, स्पेशली इसका जो रोटेशनल रोल था, लेटरल रोटेशन, ठीक है, इसमें इसको असिस्ट करती हैं। अब हम बात करते हैं अबाउट क्वाड्रेटस फीमोरिस, ठीक है। इसकी जो ओरिजिन है बेसिकली कहाँ पे होती है? अच्छा, इसकी जो ओरिजिन है वो बेसिकली इशियल ट्यूबरोस्टी पे होती है, ठीक है। इसकी इंसर्शन कहाँ पे होती है? क्वाड्रेट ट्यूबरकल ऑफ फीमर, क्वाड्रेट ट्यूबरकल ऑफ फीमर स्पेस की जो बेसिकली क्या होती है? बेसिकली इंसर्शन होती है। इसको कौन सी नर्व सप्लाई करती है? नर्व टू क्वाड्रेटस फीमोरिस, ठीक है, नर्व टू दी क्वाड्रेटस फीमोरिस। दिस इज द नेम ऑफ नर्व जो बेसिकली क्वाड्रेटस फीमोरिस मसल को सप्लाई करती है। क्वाड्रेटस फीमोरिस है, इसका रिएक्शन दैट इज लेटरल रोटेशन एंड एडक्शन। मैंने आपको बताया कि लेटरल रोटेशन एंड एडक्शन साथ में हो सकती हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सॉरी यहाँ पे एडक्शन नहीं बल्कि एबडक्शन होगी। अच्छा, इसको हम क्वाड्रेटस फीमोरिस इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज इसकी जो शेप है दैट इज बेसिकली यू कैन से बेसिकली क्वाड्रेंगुलर शेप है इसकी, क्वाड्रेंगुलर और स्क्वायर लाइक शेप है इसकी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपने याद रखना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नर्व्स ऑफ ग्लूटल रीजन कि ग्लूटल रीजन की कौन कौन सी नर्व्स हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि भाई जो हमारी नर्व्स है ना ग्लूटल रीजन के लिए, वो कहाँ से निकलेगी? वो लंबो सेक्रल प्लेक्सिस से नहीं बल्कि सेक्रल प्लेक्सिस से निकलेंगी। कहाँ से? सेक्रल प्लेक्सिस, ठीक है। सेक्रल प्लेक्सिस L4 से लेके S4 तक जितनी भी वर्टिब्री है ना, इनसे जो स्पाइनल नर्व्स निकलेंगी, ठीक है, स्पाइनल नर्व्स निकलेगी, उन स्पाइनल नर्व्स के रूट से बेसिकली क्या होगा? इनके रूट से बेसिकली यू कैन से सेक्रल प्लेक्सिस बनेगी। तो सेक्रल प्लेक्सिस L4 से लेके S4 तक बनती है वाया ग्रेटर शियाटिक फोरामेन। अच्छा, तो इनमें कौन कौन सी नर्व्स आती है? सुपीरियर ग्लूटल नर्व आती है, इन्फीरियर ग्लूटल नर्व आती है, शियाटिक नर्व आती है, पोस्टीरियर क्यूटेनस नर्व ऑफ थाई आती है, प्यूडेंटल नर्व आती है, उसके बाद नर्व टू ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस एंड नर्व टू क्वाड्रेटस फीमोरिस, ठीक है। अच्छा, जो हमारे पास यू कैन से सुपीरियर ग्लूटल नर्व है, इसको ये किसको सप्लाई करती है? हमने पढ़ा था, ये बेसिकली ग्लूटस मीडियस, ग्लूटस मिनिमस एंड बेसिकली
TFL स्टैंड फॉर टेंसर फेशियोलेटर। अच्छा, इंफीरियर ग्लूटल नर्व किसको सप्लाई करती है? ग्लूटस मैक्सिमस को। ये चीज़ आपने लाजमी याद रखनी है फॉर बीसीक्यू पर्पस। बीसीक्यू पर्पस के लिए नर्व्स बहुत ज़्यादा आ सकती हैं, ठीक है। उसके बाद जो शियाटिक नर्व है, ठीक है, दिस इज द लार्जेस्ट नर्व एंड इट पासिस थ्रू इंफ्रापीरिफॉर्म रीजन। जो इंफ्रापीरिफॉर्म रीजन है ये यहाँ से पास आउट करती है एंड दिस इज द लार्जेस्ट यू कैन से नर्व। पोस्टीरियर क्यूटेनस नर्व ऑफ थाई, ये बेसिकली सेंसेशन देती है इसको पोस्टीरियर थाई को, वहाँ पे जो स्किन है इसकी, ठीक है। उसके बाद प्यूडेंटल नर्व जो है ये पेल्विस से निकलती हैं एंड पेरिनियम में रीइंटर करती हैं। पेरिनियम आपको पता है कि ये वो वाली स्पेस है, आपको पहले भी दिखाई थी इसकी डायग्राम, ये जो बेसिकली बिटवीन एनस एंड जेनिटल ऑर्गन्स इसके दरमियान होती है, ठीक है। उसके बाद नर्व टू ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस एंड नर्व टू क्वाड्रेटस फीमोरिस, दीज आर द नर्व्स व्हिच आर रिलेटेड टू बेसिकली ग्लूटल रीजन। अच्छा, अब बात करते हैं क्यूटेनस नर्व की। सो इसकी जो सुपीरियर, इसके 3 ब्रांचेस है, सुपीरियर क्लूनल नर्व्स, मिडिल क्लूनल नर्व्स एंड इंफीरियर क्लूनल नर्व्स। सुपीरियर जो ब्रांच है वो L1 से S3 के डॉर्सल रेमा से निकलती हैं। मिडिल जो है ये बेसिकली S1 से लेके S3 डॉर्सल रेमा इनसे निकलती हैं, इनसे जो रूट्स बनेंगे स्पाइनल नर्व्स इनसे निकलेगी, ठीक है। उसके बाद एक किस तरह से बनेंगे ये चीज़ मैंने आपको ब्रेकियल प्लेक्सस में बहुत डिटेल में समझाई थी। ये चीज़ मैंने आपको जो डॉर्सल रेमा है, वेंट्रल रेमा है, ठीक है, इनसे किस तरह से रूट्स बनते हैं, ठीक है, इनसे किस तरह से ट्रंक्स बनते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने ब्रेकियल प्लेक्सस में बहुत डिटेल में डिस्कस की, दैट्स व्हाई मैं इनके ऊपर यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इंफीरियर क्लूनल नर्व्स वो बेसिकली कहाँ से निकलती हैं? पोस्टीरियर क्यूटेनस नर्व ऑफ थाई से। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं अबाउट वेजल्स ऑफ ग्लूटल नर्व, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन सी ब्लड वेजल्स है बेसिकली, तो यहाँ पे जो आर्टरीज है वो इंटरनल इलियक आर्टरी से ओरिजिनेट होती है, ठीक है। एंड आर्टरीज कौन कौन सी है? सुपीरियर ग्लूटल आर्टरी, इंफीरियर ग्लूटल आर्टरी, इंटरनल प्यूडेंटल आर्टरी। वेन्स की बात करते हैं, सो ये जो बेसिकली पैरेलल वीनस ड्रेनेज है वो कहाँ पे होता है? इंटरनल इलियक वीन में होता है, इंटरनल इलियक वीन में। एंड इसका बेसिकली इंपॉर्टेंट कनेक्शन होता है फीमोरल एंड वर्टिब्रल वीनस सिस्टम के साथ, ठीक है। जो हमारा यू कैन से आई वुड से कि भाई इंटरनल इलियक वीन्स इनका बेसिकली इंपॉर्टेंट कनेक्शन होता है किसके साथ? फीमोरल एंड वर्टिब्रल वीनस सिस्टम के साथ, व्हिच इज द रूट ऑफ इन्फेक्शन स्प्रेडिंग। लिम्फेटिक्स की बात करते हैं तो यहाँ ये बेसिकली जो यू कैन से यहाँ की जो लिम्फेटिक्स है वो कहाँ पे यू कैन से ड्रेन करती हैं? ये बेसिकली ड्रेन करती हैं सुपरफिशियल इंग्यूनल लिम्फ नोड्स के अंदर, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली जो यहाँ पे जो लिम्फेटिक वेजल्स हैं वो इंटरनल इलियक एंड सुपरफिशियल इंग्यूनल लिम्फ नोड्स में बेसिकली ड्रेन करती हैं। अब हम बात करते हैं अबाउट स्पेसिस एंड फोरामिना व्हिच इज प्रेजेंट इन आवर ग्लूटल रीजन, ठीक है। तो सबसे पहले ग्रेटर शियाटिक फोरामिन आ जाता है व्हिच इज पैसेज बिटवीन पेल्विस एंड ग्लूटल रीजन। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि भाई बेसिकली पेल्विस रीजन एंड ग्लूटल रीजन के दरमियान में कौन पैसेज को अलाउ करता है? दैट इज ग्रेटर शियाटिक फोरामिन। लेसर शियाटिक फोरामिन, दिस इज द पैसेज बिटवीन ग्लूटल रीजन एंड पेरिनियम। जो पेरिनियम वाला रीजन है एंड ग्लूटल रीजन वाला रीजन है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बेसिकली कौन कनेक्ट करता है? लेसर शियाटिक फोरामिन। सो वंस अगेन आई रिपीटिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। यहाँ पे बेसिकली हमारे ग्लूटल रीजन में 2 फोरामेन्स होते हैं। कितने फोरामेन्स होते हैं? 2 फोरामेन्स होते हैं, ठीक है। एक होता है ग्रेटर शियाटिक फोरामेन, ठीक है। एंड दूसरा जो यहाँ पे फोरामेन होता है दैट इज बेसिकली लेसर शियाटिक फोरामेन। ओके। जो ग्रेटर शियाटिक फोरामेन है ये बेसिकली पैसेज है बिटवीन पेल्विस एंड ग्लूटल रीजन, ठीक है। एंड जो लेसर शियाटिक फोरामेन है ना, दिस इज यू कैन से पैसेज वे बिटवीन ग्लूटल रीजन एंड पेरिनियम स्पेस और पेरिनियम स्पेस एंड ग्लूटल रीजन के बीच में जो स्पेस है दैट इज लेसर शियाटिक फोरामेन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं कुछ सरफेस एनाटॉमी एंड लैंडमार्क्स। अच्छा, हमें कौन कौन से यहाँ पे यू कैन से लैंडमार्क्स नजर आते हैं? इलियक क्रेस्ट नजर आता है, जो इलियक बोन का जो बेसिकली यू कैन से काउट पार्ट था। उसके बाद पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन हमें नजर आती है, ठीक है। ग्रेटर ट्रोकेंटर नजर आता है फीमर को, एशियल ट्यूबरोसिटी नजर आएगी, ग्लूटल फोल्ड नजर आएंगे, ठीक है। इंटरग्लूटल क्लेफ्ट नजर आएगी हमें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन जो हम लगाते हैं, ठीक है। ये बेसिकली दिस इज अ सेफर एरिया जो बेसिकली हम ग्लूटल रीजन में ही लगाते हैं, बट हमने अवॉइड करना होता है शियाटिक नर्व की इंजरी को, ठीक है। एंड वो जो हम इंजेक्शन है कहाँ पे लगाते हैं? अपर आउटर क्वाड्रेंट ऑफ बटक्स, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई हम जो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन है जो हम ग्लूटल रीजन में लगाते हैं, ठीक है, वो बेसिकली सेफर एरिया भी है, तो कौन से एरिया में लगाते हैं? सो वी वुड से अपर आउटर क्वाड्रेंट ऑफ, ये हम एक तो आपको पता है डेल्टोइड मसल में लगाते हैं, दूसरा कहाँ पे लगाते हैं? यहाँ पे ग्लूटल रीजन में, अपर आउटर क्वाड्रेंट ऑफ बटक्स, ठीक है। आपने ये चीज़ लाजमी जो है ना याद रखनी है कि हम जो ग्लूटल रीजन के अंदर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस देते हैं तो वो बेसिकली कहाँ पे देते हैं? अपर आउटर क्वाड्रेंट ऑफ बटक, ठीक। अच्छा, अब हम कुछ बात हैं लेस ट्रेंट्री-लेनबर्न शियाटिक एंड इंट्रामस्कुलर वगैरह एकेंट्रिक बर्साइटिस के बाद प्रीफॉर्मिंग सिंड्रोम। अच्छा, सबसे पहले अब हम बात करते हैं ट्रेंट्री-लेनबर्ग साइन की। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है? हमारी सुपीरियर ग्लूटल नर्व है ना, ये बेसिकली इंजर्ड हो जाती है। एंड आपको पता है कि सुपीरियर मीडियस मसल्स को, ग्लूटस मिनिमस मसल को, ठीक है। अगर सुपीरियर ग्लूटल नर्व इंजर्ड हो जाएगी ना, सो इन मसल्स की पैरालिसिस हो जाएगी क्योंकि इनको नर्व सप्लाई नहीं
कौन सी मसल्स को? ग्लूटस मीडियस एंड ग्लूटस मिनिमस को। इससे क्या होगा कि पेल्विस ड्रॉप हो जाएगा ऑन अपोजिट साइड जब हम बेसिकली एक लेग के ऊपर खड़े होते हैं। शियाटिका में क्या होता है कि शियाटिका अंदर बेसिकली जो हमारी शियाटिक नर्व है, दैट्स द लार्जेस्ट नर्व, इसकी बेसिकली कंप्रेशन हो जाती है। इससे बेसिकली पेन रेडिएट करता है जो अप टू दी पोस्टीरियर थाई एंड पोस्टीरियर लेग तक वो पेन जो है बेसिकली रन करता है। अब बात करते हैं इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन की, जो हम बेसिकली अपर आउटर क्वाड्रेंट ऑफ बुल का रीजन में देते हैं, ठीक है, दैट इज सेफर्ड जोन। बस बट हमने एक चीज़ का ख्याल करना होता है कि जो हमारी शियाटिक नर्व है ना वो सब डैमेज ना हो। अच्छा, ट्रोकेंटर के बेसिकली बर्साइटिस क्या होता है, इसमें जो बर्सा होता है ना, ठीक है, हमारे ग्रेटर ट्रोकेंटर के ऊपर उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं ट्रोकेंट्रिक बर्साइटिस। उसके बाद हम पढ़ते हैं प्रीफॉर्मिस सिंड्रोम, जिसमें क्या होता है कि शियाटिक नर्व कंप्रेस हो जाती है बाय प्रीफॉर्मिस मसल। अगर प्रीफॉर्मिस मसल क्या कर रही है, कंप्रेस कर रही है शियाटिक नर्व को, दिस इज नोन एज प्रीफॉर्मिस सिंड्रोम। ओके हो गया। उसके बाद अभी हम जो है ना बेसिकली थर्ड टॉपिक को पढ़ने लगे, एंड हमारी जो थर्ड टॉपिक है दैट इज़ बेसिकली डीप फेशिया ऑफ थाई, ठीक है, डीप फेशिया ऑफ थाई, इसके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको समझने से पहले हम थोड़ा इसको जो है ना ब्लैंक पेज से समझते हैं, ठीक है, देन आफ्टर जो है अपनी हम रिटर्न पोर्शन की तरफ आते हैं, ठीक है। अच्छा, जो हमारा बेसिकली डीप फेशिया ऑफ थाई है, डीप फेशिया ऑफ थाई, इसको हम एक और नाम भी देते हैं, ठीक है, डीप फेशिया ऑफ थाई, ठीक है, इसको हम एक और नाम भी देते हैं एंड दैट इज़ बेसिकली फेशिया लेटा। आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जो हमारा डीप फेशिया ऑफ थाई है, ठीक है, इसके लिए हम एक और नाम भी देते हैं, दैट इज़ फेशिया लेटा। अच्छा, देखिए होता क्या है बेसिकली, अगर हम थाई की बात करते हैं ना, तो थाई में सबसे बाहर वाला लेयर कौन सा होगा? सबसे बाहर इसकी स्किन होगी, थाई के सबसे बाहर स्किन होगी, ठीक है। स्किन के बाद क्या होगा बेसिकली? सबक्यूटेनियस टिश्यू होगा। क्या होगा? सबक्यूटेनियस टिश्यू, जिसको हम एक और नाम भी देते हैं, दैट इज़ बेसिकली सुपरफिशियल फेशिया। सुपरफिशियल फेशिया या सबक्यूटेनियस टिश्यू सेम थिंग है, ठीक है, सुपरफिशियल फेशिया। उसके बाद आता है बेसिकली डीप फेशिया ऑफ थाई, एंड डीप फेशिया ऑफ थाई के लिए हम कौन सा वर्ड इस्तेमाल करते हैं? दैट इज़ कॉल्ड एज फेशिया लेटर। ओके। अच्छा, अगर हम स्ट्रक्चर वाइज बात करें ना, तो स्ट्रक्चर वाइज ये बेसिकली क्या चीज़ है? This is basically dense fibrous membrane. This is basically what? This is basically dense fibrous membrane. जो हमारा फेशियल लेटा है ये बेसिकली क्या है? हमारी dense fibrous membrane है। अच्छा, अगर हम इसके बेसिक रोल की बात करें कि इसका बेसिक रोल क्या है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, इसका डीप फेशिया ऑफ थाई का बेसिक रोल क्या है हमारी बॉडी के अंदर? इसका जो बेसिक रोल है ना, दैट इज़ बेसिकली कि जो हमारी थाई के मसल्स हैं ना, इसको ये बेसिकली क्या करता है? इनक्लोज करता है। सो इट encloses the muscles of thigh। थाई के जो मसल्स होते हैं ना, उसको इनक्लोज करना, ये बेसिकली इसका काम है। दिस इज बेसिकली द रोल ऑफ डीप फेशिया ऑफ थाई। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें, क्या इसका सिर्फ यही रोल है कि ये बेसिकली थाई के मसल्स को इनक्लोज करता है, ठीक है, क्या इसका यही रोल है या उसके कोई और भी रोल्स हैं? अगर हम इसके एक्सेसरी रोल्स की बात करें ना, तो ये क्या करता है बेसिकली हमारे थाई के अंदर कंपार्टमेंट्स को जनरेट करता है। थाई में कंपार्टमेंट्स को जनरेट करता है, जिसको हम बोलते हैं कंपार्टमेंटाइजेशन में बेसिकली ये अपना रोल प्ले करता है। मींस थाई के अंदर कंपार्टमेंट्स बनाता है। एंड आपको पता है कि हमारे थाई के अंदर कितने कंपार्टमेंट्स हैं? हमारे थाई के अंदर बेसिकली 3 कंपार्टमेंट्स हैं। थाई के अंदर 3 कंपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। एंड हमारे थाई के अंदर कौन कौन से कंपार्टमेंट्स हैं अगर बात करें, तो हमारे पास बेसिकली एंटीरियर कंपार्टमेंट आता है, एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई। उसके बाद हमारे पास आता है बेसिकली पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है बेसिकली मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ थाई, मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ थाई। अच्छा, अब देखें ये जो कंपार्टमेंट्स हैं ना, ये बेसिकली हमारे डीप फेशिया की वजह से बनते हैं। अच्छा, जो एंटीरियर कंपार्टमेंट है इसको हम एक और नाम देते हैं, दैट इज़ बेसिकली जो एंटीरियर कंपार्टमेंट है इसको हम एक और नाम देते हैं, दैट इज़ बेसिकली इट इज़ एक्सटेंजर कंपार्टमेंट ऑफ नी, ठीक है। जो हमारा नी वाला रीजन है ना, ये बेसिकली इसका एक्सटेंजर कंपार्टमेंट है। ओके हो गया। अगर हम पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की बात करें ना, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की, सो दिस इज बेसिकली द फ्लैक्सर कंपार्टमेंट ऑफ नी, दिस इज बेसिकली फ्लैक्सर कंपार्टमेंट ऑफ नी, ठीक है। यानी जो मीडियल कंपार्टमेंट है ये बेसिकली एडक्शन करवाता है, सो दिस इज एडक्टर कंपार्टमेंट। अच्छा, सो इंटीरियर कंपार्टमेंट, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट एंड मीडियल कंपार्टमेंट, दीज आर 3 बेसिक
कंपार्टमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन अवर थाई। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जो हमारा एंटीरियर कंपार्टमेंट है दिस इज एक्सटेंसर, बट अगर हम अपने आर्म की बात करते हैं, ब्रेकियम यानी आर्म के, तो उसका जो एंटीरियर कंपार्टमेंट था दैट वाज बेसिकली फ्लेक्सर कंपार्टमेंट, जिसके अंदर बेसिकली बाइसेप मसल्स थी, ठीक है। वो बेसिकली क्या था, वो बेसिकली फ्लेक्सर कंपार्टमेंट था, बट दिस इज द एक्सटेंसर कंपार्टमेंट ऑफ नी, ठीक है। एंड जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट था हमारी आर्म का दैट वाज बेसिकली एक्सटेंसर, बट दिस इज द फ्लेक्सर कंपार्टमेंट ऑफ नी। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, ये कंडीशन जो है ये आर्म से बिल्कुल ऑपोजिट है, ठीक है, ऑपोजिट हो गया। अब अगर हम ये चीज़ हिप के लिए बात करते हैं, हिप जॉइंट के लिए बात करते हैं, सो हिप के लिए ये सारी कंडीशंस उलट हो जाएंगी। अगर ये एंटीरियर कंपार्टमेंट नी के लिए एक्सटेंसर कंपार्टमेंट है ना, तो यही एंटीरियर कंपार्टमेंट हिप जॉइंट के लिए या हिप के लिए बेसिकली फ्लेक्सर हो जाएगा। तो सो दिस इज बेसिकली फ्लेक्सर कंपार्टमेंट फॉर हिप जॉइंट। अगर हम पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की बात करें विच इज फ्लेक्सर कंपार्टमेंट फॉर नी, अगर यही पोस्टीरियर कंपार्टमेंट हिप जॉइंट के लिए कंसिडर करेंगे ना, सो फॉर दैट इट वुड बी एक्सटेंसर कंपार्टमेंट। बट एज ए रेफरल पॉइंट हम हमेशा नी जॉइंट को कंसिडर करेंगे, नी जॉइंट को एज ए रेफरल पॉइंट कंसिडर करेंगे। दैट्स व्हाई हम ये कहेंगे कि भाई जो थाई का एंटीरियर कंपार्टमेंट है दैट इज एक्सटेंसर, थाई का जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट है दैट इज बेसिकली फ्लेक्सर कंपार्टमेंट। अच्छा, अब हम बात करते हैं अबाउट द अटैचमेंट्स ऑफ डीप फेशिया। जो हमारा डीप फेशिया है इसकी अटैचमेंट किस तरह से हो रही है। सो नाउ इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, अटैचमेंट ऑफ डीप फेशिया। इसमें जो जो पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा ना, दीज आर सो क्रूशली इंपॉर्टेंट फॉर BCQs। BCQs के लिए ये चीज़ें आपने समझनी है, याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, अगर हम डीप फेशिया की बात करें तो इसकी अटैचमेंट में सबसे पहले आती है इसकी सुपीरियर अटैचमेंट। तो ये सुपीरियरली कहाँ पे अटैच होता है, सुपीरियरली ये कहाँ पे अटैच होता है, तो याद रखना सुपीरियरली इट इज अटैच्ड टू इंग्विनल लिगामेंट, इंग्विनल लिगामेंट। ये सुपीरियरली इंग्विनल लिगामेंट के साथ अटैच है, ठीक है। सुपीरियरली ये इंग्विनल लिगामेंट के साथ अटैच है। एंड इंग्विनल लिगामेंट कैसे बनता है आपको याद होगा, दिस इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एक्सटर्नल ओब्लिक मसल। एक्सटर्नल ओब्लिक मसल जो हमारे एब्डोमेन की मसल है दैट इज एब्डोमेन मसल। सो जब ये बेसिकली यू कैन से एक्सटर्नल ओब्लिक मसल नीचे आके ये कंटिन्यू करती है तो इससे एक लिगामेंट बनता है, दिस इज नोन एज इंग्विनल लिगामेंट। एंड इंग्विनल लिगामेंट के साथ सुपीरियरली हमारा जो बेसिकली डीप फेशिया है ये अटैच्ड होता है। उसके अलावा इसकी सुपीरियरली अटैचमेंट कुछ और चीज़ों के साथ भी होती है, लाइक एस प्यूबिक ट्यूबरकल, प्यूबिक ट्यूबरकल एंड साथ में बॉडी ऑफ प्यूबिस, इसके साथ भी इसकी जो है ना बेसिकली अटैचमेंट होती है, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें सो जो डीप फेशिया है इसकी इंफीरियर अटैचमेंट किसके साथ होगी, दिस वाज द सुपीरियर अटैचमेंट, नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट इट्स इंफीरियर अटैचमेंट, इंफीरियर अटैचमेंट। अच्छा, इसकी जो इंफीरियर अटैचमेंट होगी ना वो बेसिकली ये थाया से स्टार्ट होगा, ठीक है। इसकी जो अटैचमेंट है वो थाया से लेके लेग तक चली जाएगी, इसकी इंफीरियर अटैचमेंट। एंड बेसिकली इंफीरियरली ये अटैच होता है एक बेसिकली फेशिया के साथ जिसको हम बोलते हैं क्रूरल फेशिया। क्रूरल फेशिया, क्रूरल फेशिया क्या है, दिस इज द डीप फेशिया ऑफ लेग, दिस इज बेसिकली डीप फेशिया ऑफ लेग। जिस तरह से थाई का डीप फेशिया था उसको हम क्या बोल रहे थे, फेशिया लेटा, सेम थिंग लेग के अंदर भी डीप फेशिया होता है। एंड लेग का जो डीप फेशिया इसको हम बेसिकली बोलते हैं क्रूरल फेशिया। क्रूरल फेशिया इज व्हाट, दिस इज द डीप फेशिया ऑफ लेग, जहां पे इंफीरियर अटैचमेंट होती है किसकी, डीप फेशिया ऑफ थाई की। इट मींस दैट जो डीप फेशिया ऑफ थाई है ना वो थाई से लेके डीप फेशिया ऑफ लेग तक एक्सटेंड करता है। अच्छा, अगर हम इसकी लेटरल अटैचमेंट की बात करें ना, अगर हम इसकी लेटरल अटैचमेंट की बात करें, सो जो हमारा डीप फेशिया ऑफ थाई है ना ये लेटरली बेसिकली अटैच होता है इलियोटिबियल ट्रैक्ट, इलियोटिबियल ट्रैक्ट या जिसको हम समटाइम बोलते हैं इलियोटिबियल बैंड, दोनों वर्ड्स इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं, इलियोटिबियल ट्रैक्ट या इलियोटिबियल बैंड, ठीक है। इसके साथ लेटरली हमारा डीप फेशिया अटैच होता है। अभी हम इसको यहाँ से पढ़ते हैं। सो हमारा जो डीप फेशिया ये क्या है, बेसिकली द डीप फेशिया ऑफ थाई इज अ डेंस fibrous membrane, this is a dense fibrous membrane that encloses thigh muscles, जो थाई के मसल्स को इनक्लोज करता है। अच्छा, जो डीप फेशिया है ना इसके लिए हम डीप फेशिया ऑफ थाई, डीप फेशिया ऑफ थाई रीजन का नाम लाजमी याद रखना है, ठीक है। डीप फेशिया ऑफ थाई इसको हम फेशिया लेटा भी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसको हम बेसिकली फेशिया लेटा भी बोलेंगे। ये कंपार्टमेंट्स को जनरेट करता है, दैट्स व्हाई इट हेल्प्स इन कंपार्टमेंटलाइजेशन, वेनस रिटर्न असिस्टेंस एंड मसल एफिशिएंसी, ठीक है। These are also accessory functions of deep fascia of thigh। अच्छा, अब हम बात करते हैं इसकी अटैचमेंट की। तो मैंने आपको बताया कि ये सुपीरियरली
अटैच होता है इंग्विनल लिगामेंट के साथ, इसके साथ इंग्विनल लिगामेंट के साथ। एंड ये जो इंग्विनल लिगामेंट है ये बेसिकली एक्सटर्नल ओब्लिक मसल से बनता है, जो ऊपर से एब्डोमेन से नीचे आ रही होती है ना, तो इससे जो लिगामेंट बनता है दैट इज इंग्विनल लिगामेंट। उसके साथ अगर हम बात करें तो सुपीरियरली प्यूबिक आर्च के साथ भी अटैच होता है, प्यूबिक ट्यूबरकल के साथ एंड बॉडी ऑफ प्यूबिस के साथ भी अटैच होता है। उसके अलावा इलियक क्रेस्ट, सेक्रम, कोपेक्स, सेक्रोट्यूबरस लिगामेंट एंड इशियल ट्यूब्रोसिटी, इसके साथ ये बेसिकली अटैच होगा। अगर हम इसकी इंफीरियर अटैचमेंट की बात करें तो ये इंफीरियरली बेसिकली डी फेशा ऑफ लेग, जिसको हम क्रूरल फेशा भी बोल रहे हैं, ये बेसिकली इसके साथ अटैच है। ओके, अगर हम इसके लेटरल अटैचमेंट की बात करें तो ये लेटरली इलियोटिबियल ट्रैक्ट और इलियोटिबियल बैंड के साथ अटैच होती है। सो दैट वाज अटैचमेंट ऑफ व्हाट, दैट वाज अटैचमेंट ऑफ डी फेशा ऑफ थाई, जो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर बीसी के पर्पस। वंस अगेन अगर हम इसके सुपीरियर अटैचमेंट की बात करें तो बेसिकली इंग्विनल लिगामेंट, प्यूबिक आर्च, प्यूबिक ट्यूबरकल, बॉडी ऑफ प्यूबिस। इसके इंफीरियर अटैचमेंट की बात करें तो कहाँ पे होता है, डी फेशा ऑफ लेग के साथ, जिसको हम क्रूरल फेशा भी बोलते हैं। लेटरल अटैचमेंट इलियोटिबियल ट्रैक्ट के साथ या इलियोटिबियल बैंड के साथ। अब हम इसके कुछ स्पेशल फीचर्स की बात करें, सो इसकी जो थिकनेस है ना, ठीक है, थिकनेस एंड दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग लेटरली एंड दिस इज थिनर एट मीडियल। मीन्स अगर हम इसके थिकनेस की बात करें सो जो लेटरल साइड है वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड मीडियल साइड है वहाँ पे ये बेसिकली क्या है, थोड़ा सा थिनर है। एंड लेटरल साइड पे ये बनाता है इलियोटिबियल ट्रैक्ट, जिसके बारे में अभी हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे इलियोटिबियल ट्रैक्ट के बारे में, ठीक है। मीन्स ये लेटरल साइड पे इलियोटिबियल ट्रैक्ट बनाएगा एंड मीडियल साइड पे ये सेफिनस मेम्ब्रेन बनाएगा, सेफिनस ओपनिंग, सॉरी सेफिनस मेम्ब्रेन नहीं, सेफिनस ओपनिंग बनाएगा, जहाँ से सेफिनस वीन जो है ग्रेटर सेफिनस वीन जहाँ से पास आउट होती है, ठीक है। सो अगर हम बात करें जो हमारा डी फेशा ऑफ था है या फेशा लेटा, वो लेटरली, वंस अगेन आई एम राइटिंग हियर फॉर बीसी के पर्पस, ये जो हमारा फेशा लेटा है ये लेटरली जब थिक होता है सो ये बेसिकली लेटरली क्या बनाता है, इलियोटिबियल ट्रैक्ट, ठीक हो गया, इलियोटिबियल ट्रैक्ट। एंड अगर मीडियली बात करें, अगर हम मीडियली बात करते हैं, मीडियली ये बेसिकली एक ओपनिंग बनाएगा दैट इज नोन एज सेफिनस ओपनिंग, दैट इज नोन एज सेफिनस ओपनिंग, जहाँ से बहुत सारी वीन्स वगैरह पास आउट होती हैं, ठीक है। ओके हो गया। अब हम बात करते हैं कंपार्टमेंट्स की, ठीक है। अच्छा, तो फेशिया लेटा सेंड्स इंटरमस्कुलर सेप्टा टू लीनियर एस्परा ऑफ फीमर डिवाइडिंग द थाई इंटू। बेसिकली जो फेशिया लेटा है ना, ये जो इंटरमस्कुलर सेप्टा जनरेट करता है लीनियर एस्परा ऑफ फीमर, जो बेसिकली बैक साइड ऑफ फीमर में बेसिकली ये डिप्रेशन लाइक एरा प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो बेसिकली थाई को डिवाइड करते हैं किसमें, एंटीरियर कंपार्टमेंट में, मीडियल कंपार्टमेंट में एंड पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में। ओके हो गया। अगर हम एंटीरियर कंपार्टमेंट की बात करें, दिस इज एक्सटेंसर ऑफ नी, ठीक है। जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट, मीडियल कंपार्टमेंट है, इट हैज़ एडक्टर्स, एडक्टर कंपार्टमेंट, क्योंकि यहाँ से एडक्शन पॉसिबल होती है। पोस्टीरियर कंपार्टमेंट, दिस इज द फ्लैक्सर ऑफ नी, दिस इज द फ्लैक्सर ऑफ नी। मैंने आपको बताया कि हम एज अ रेफरल पॉइंट किसको कंसिडर करते हैं, नी जॉइंट को, क्योंकि नी जॉइंट हमारे जो बेसिकली एंटीरियर साइड पे प्रेजेंट है ना, ठीक है। सो अगर हम यही एंटीरियर कंपार्टमेंट हिप जॉइंट के लिए कंसीडर करेंगे दैट वुड बी लाइक एस फ्लैक्सर, बट जो हमारा हिप जॉइंट है वो पोस्टीरियर साइड पे प्रेजेंट है समवॉट, दैट्स व्हाई हम उसको एज अ रेफरल पॉइंट नहीं लेते, एज अ रेफरल पॉइंट हम हमेशा नी जॉइंट को लेते हैं, ठीक है। तो एंटीरियर कंपार्टमेंट दैट इज द एक्सटेंसर ऑफ नी, मीडियल कंपार्टमेंट दैट इज द एडक्टर कंपार्टमेंट, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट दिस इज द फ्लैक्सर ऑफ नी। अच्छा, एक चीज और इंपॉर्टेंट जहाँ पे लिखी हुई है फॉर बीसीक्यू, वंस अगेन जहाँ पे बीसीक्यू हो गया, कौन सा, कि एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई को कौन सी नर्व सप्लाई करती है, याद रखना दैट इज अ फीमोरल नर्व, दैट इज अ फीमोरल नर्व। मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ थाई को कौन सी नर्व सप्लाई करती है, दैट इज बेसिकली ऑब्ट्यूरेटर नर्व, दैट इज बेसिकली ऑब्ट्यूरेटर नर्व। पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई को कौन सी नर्व सप्लाई करती है, शियाटिक नर्व। ओके हो गया। सो नर्व सप्लाई आपने लाजमी याद रखना है, आगे भी हम पढ़ेंगे, अभी आप यहीं पे याद रख लो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड बेनिफिशियल फॉर यू पीपल, ठीक है। कि एंटीरियर कंपार्टमेंट को कौन सी नर्व सप्लाई करेगी, फीमोरल नर्व। मीडियल कंपार्टमेंट को कौन सी नर्व सप्लाई करेगी, ऑब्ट्यूरेटर नर्व। मोस्ट ऑफ द मीडियल कंपार्टमेंट इज सप्लाइड बाय ऑब्ट्यूरेटर नर्व। कुछ मीडियल कंपार्टमेंट के मसल्स हैं जिनको ऑब्ट्यूरेटर नर्व सप्लाई नहीं करती, बट मेजॉरिटी ऑफ केसेस में यही करती है, दैट्स व्हाई बीसीक्यू के अंदर आपने ये सिलेक्ट करना है कि भाई मीडियल कंपार्टमेंट को ऑब्ट्यूरेटर नर्व, पोस्टीरियर को शियाटिक नर्व, जिसकी डैमेज की वजह से क्या होता है कि शियाटिका जनरेट होती है, दैट इज बेसिकली वेरी रेडिएटिंग पेन, ठीक है, बहुत ज्यादा पेनफुल कंडीशन होती है, ठीक है। समटाइम क्या होता है कि कुछ बंदों को बैक पेन होता है, सो दे थिंक लाइक दैट कि भाई उनको शियाटिका है, बट याद रखिए उनको शियाटिका मोस्ट ऑफ केसेस में नहीं होती, बिकॉज शियाटिका इतनी डेंजरस सिचुएशन है, अगर इस नर्व की डैमेज की वजह से शियाटिका हो गया ना तो यू कैन नॉट सिट, आप बैठ नहीं सकते, यू कैन नॉट वॉक, आप घूम नहीं सकते, दिस इज अ वेरी वेरी लिथल कंडीशन, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं अबाउट कुछ एक क्लिनिकल नोट की, ठीक है। जो हमारा फेशिया लेटा है ये बेसिकली टाइट है, दैट्स व्हाई मैंने बोला दैट वाज अ बेसिकली डेंस फाइब्रस मेम्ब्रेन, ठीक है। अच्छा, ये जो इसकी टाइटनेस है ना, ये बेसिकली हमें हेल्प आउट करती है किसमें, वेनस रिटर्न के अंदर, वेनस रिटर्न के अंदर, बाय कंप्रेसिंग वीन्स
ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन, जिसको मसल पम्प भी बोलते हैं। अच्छा, मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट अपर लिम्ब में भी बताया था कि जो नर्व्स होती हैं ना, सॉरी नर्व नहीं बल्कि वीन्स, जो वीन्स होती हैं, स्पेशली जो वीन्स होती हैं वो हमेशा एक तो आर्टरीज के साथ अकम्पनीड करती हैं, मीन्स आर्टरीज के साथ हमेशा पेयर्ड में होती हैं, पेयर्स में होती हैं। स्पेशली जो हम डीप वीन्स की बात करते हैं, स्पेशली हम बात करते हैं बेसिकली डीप वीन्स की। डीप वीन्स हमेशा आर्टरीज के साथ पेयर्स बनाती हैं, एंड वो जो पेयर बनता है इसको क्या बोलते हैं, विनाई कॉमिटेंट्स बोलते हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है कि बेसिकली देखें, वीन्स में ब्लड प्रेशर बहुत कम होता है ना, तो जिसकी वजह से वीनस रिटर्न बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बेसिकली क्या होता है कि जब ये आर्टरीज के साथ में होती है ना, तो आर्टरीज के अंदर बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर होता है, जिसकी वजह से पल्सेटिंग इफेक्ट जनरेट होता है। उस पल्सेटिंग इफेक्ट की वजह से क्या होता है कि वीन्स के अंदर जो वेनस रिटर्न है ना, वो ईजी हो जाता है। एंड साथ में वीन्स को ना सिर्फ ये आर्टरीज हेल्प करती हैं, साथ में इसके सराउंडिंग में जो मसल्स होती हैं, उन मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती है। दैट्स व्हाई इट हेल्प्स इन पार्ट वीनस रिटर्न। ओके, नाउ लुक एट दिस डायग्राम। यहाँ पे देखें, जो आपको डायग्राम नज़र आ रहा है, इसको थोड़ा सा शिफ्ट करता हूँ। अच्छा, अब देखें, सबसे पहले आपको नज़र आ रही है एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, जो बेसिकली आपको प्यूबिक बोन के अंदर नजर आएगी। एक एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन होती है, साथ में एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन होती है। ये बेसिकली एक यू कैन से बोनी प्रोमिनेंस है ऑन प्यूबिक बोन, ठीक है। ये जो एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन है ना, इसकी खास बात ये है कि यहाँ से हमारी जो लेग है या लोअर लिम्ब है, यहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है। हमारी जो लोअर लिम्ब है वो बेसिकली इस जनाब से स्टार्ट होती है। ओके। अच्छा, अब देखें, यहाँ पे आपको एक लिगामेंट नज़र आ रहा है, दिस इज नोन एज इंग्विनल लिगामेंट। मैंने आपको बताया एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल से बनेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे देखें, जो प्यूबिक बोन है ये आगे जाएगा, यहाँ पे प्यूबिक ट्यूबरकल होगा। अब देखें, दिस इज अवर थाई रीजन है, ये हमारा थाई वाला रीजन है। इस थाई के अंदर, थाई के पास जो इसका डी फेशिया है, इसको हम बेसिकली बोलते हैं फेशिया लेटा। क्या बोलते हैं इसको हम बेसिकली? फेशिया लेटा भी बोलते हैं। ओके, ये जो हमारा लेग वाला रीजन है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैंने आपको सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट में बताया था, इसको हम बेसिकली बोलते हैं क्रूरल रीजन। तो इसका जो बेसिकली डी फेशिया होगा उसको क्या बोलेंगे? क्रूरल फेशिया। क्या बोलेंगे? दिस इज नोन एज क्रूरल फेशिया, दिस इज फेशिया लेटा। एंड आपको पता है कि दिस इज नोन एज टेल्को क्रूरल रीजन, जिसको हम बेसिकली क्या बोल रहे थे, दैट इज कॉल्ड एज एंकल रीजन। तो एंकल रीजन इज नोन एज टेल्को क्रूरल रीजन, एंड इसका जो डी फेशिया होगा दैट वुड बी नोन एज टेल्को क्रूरल फेशिया। ये आपको डी फेशिया नजर आ रहा है। अच्छा, अब देखें, मैंने आपको बताया था कि जो हमारा फेशिया लेटा है, इसकी सुपीरियर अटैचमेंट किसके साथ होगी? इंग्विनल लिगामेंट के साथ, प्यूबिक ट्यूबरकल के साथ, प्यूबिक क्रेस्ट के साथ, ठीक है। इसकी जो है ना बेसिकली अटैचमेंट होगी। अच्छा, एंड इसकी जो इंफीरियर अटैचमेंट है वो कहाँ तक जाएगी? बेसिकली डी फेशिया ऑफ लेग तक जाएगी। कहाँ तक जाएगी? डी फेशिया ऑफ लेग तक भी जाएगी, ठीक हो गया। एंड इसकी जो लेटरल अटैचमेंट होगी वो बेसिकली इलियोटिबियल ट्रैक्ट की वजह से होगी। अच्छा, मैं आपको दो इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ आपको मैं, ठीक है। एक है सेफिनस ओपनिंग एंड दूसरा है इलियोटिबियल ट्रैक्ट। ये दोनों चीज़ें हमारी जो फेशिया लेटा है ना उससे बनती हैं। किससे बनती हैं? फेशिया लेटा से बनती हैं, सेफिनस ओपनिंग एज वेल एज इलियोटिबियल ट्रैक्ट। अच्छा, अब देखेंगे जो सेफिनस ओपनिंग है, जो बेसिकली हमारी यू कैन से प्यूबिक ट्यूबरकल के बिल्कुल नीचे प्रेजेंट है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ से बहुत सारी वीन्स जो है ना बेसिकली पास आउट करती हैं। वीन्स है कि बेसिकली ऊपर नहीं जाएंगी, वीन्स आपको पता है नीचे आती हैं, ठीक है। आर्टरीज वीन्स ऊपर जाती हैं, आर्टरीज नीचे आती हैं, ठीक है। सो दीज आर वीन्स जो बेसिकली इस सेफिनस ओपनिंग से पास आउट हो रही हैं, ठीक हो गया। तो मैंने गलत बोलिया, आर्टरीज नीचे आएंगी, वीन्स ऊपर जाएंगे, ठीक हो गया। अच्छा, दिस इज नोन एज सेफिनस ओपनिंग, जो बेसिकली जो हमारा यू कैन से फेशिया लेटा है इसकी थिकनिंग की वजह से बनता है, ठीक है। उसके बाद इसकी थिकनिंग की वजह से एक और ट्रैक्ट बनता है, दिस इज नोन एज इलियोटिबियल ट्रैक्ट, जो बेसिकली यू कैन से लेटरल साइड पे प्रेजेंट है, ठीक है। एंड ये बेसिकली जो है फेशिया लेटा की थिकनिंग की वजह से बनता है। अब हम पढ़ते हैं अबाउट इलियोटिबियल ट्रैक्ट या इलियोटिबियल बैंड। ये क्या बेसिकली? द इलियोटिबियल ट्रैक्ट इज अ थिकन्ड लेटरल पार्ट ऑफ फेशिया लेटा, ठीक है। ये बेसिकली लेटरल पार्ट है किसका? फेशिया लेटा, ठीक है। फेशिया लेटा का लेटरल पार्ट है, ठीक हो गया। एंड इट रन्स अलॉन्ग लेटरल थाई, ये लेटरल थाई में रन करता है। कहाँ से एक्सटेंड कहाँ तक करता है? ये इलियक क्रेस्ट से लेके लेटरल कुंडाइल ऑफिबिया यहाँ तक ये बेसिकली क्या करता है? एक्सटेंड करता है, ठीक है। इलियक क्रेस्ट से लेके बेसिकली एक्सटेंड करता है कहाँ तक? कुंडाइल ऑफ टिबिया तक ये बेसिकली एक्सटेंड करता है। देखिए यहाँ पे आपको इलियक क्रेस्ट नजर आ रहा है, दिस इज अवर इलियक क्रेस्ट, ठीक है। इस इलियक क्रेस्ट से जो हमारा यू कैन से इलियोटिबियल ट्रैक्ट है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एंड जो नीचे हमारा जो टिबिया बोन आएगा ना, इसके जो कुंडाइल्स हैं वहाँ तक ये जाएगा, ठीक है। सो जो हमारा इलियोटिबियल ट्रैक्ट है वो कहाँ तक एक्सटेंड करेगा? ये बेसिकली स्टार्ट होगा इलियक क्रेस्ट से, कहाँ तक जाएगा? कुंडाइल्स ऑफ टिबिया बोन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम इसकी अटैचमेंट की बात करें तो ये सुपीरियरली अटैच है आउटर लिप ऑफ इलियक क्रेस्ट फ्रॉम इलियक ट्यूबरकल, इंफीरियरली लेटरल कुंडाइल्स ऑफ टिबिया, ठीक है। अच्छा, इट रिसीव्स द इंसर्शन ऑफ टू मसल्स, जो इलियोटिबियल ट्रैक्ट है यहाँ पे बेसिकली दो इंपॉर्टेंट मसल्स की इंसर्शन होती है, ठीक है। कौन सी मसल्स? टेंसर फेशिया लेटा एंड ग्लूटस मैक्सिमस।
ठीक है, टेंसर फेशियल लेटा एंड ग्लूटस मैक्सिमस। ग्लूटस मैक्सिमस तो आपको पता है कि दिस इज द मसल ऑफ ग्लूटल रीजन, ठीक है, जो ग्लूटल रीजन के सबसे बाहर की मसल थी, दैट वाज द ग्लूटस मैक्सिमस मसल। उसके बाद हमारी टेंसर फेशियल लेटा है ना, टेंसर फेशियल लेटा आपको याद होगा, टेंसर फेशियल लेटा ये बेसिकली स्मॉलर मसल है, स्मॉलर मसल है जो बेसिकली काम करती है ग्लूटस मीडियस एंड ग्लूटस मिनिमस, इन दोनों मसल्स के साथ ये मिलके काम करती है। एंड जो नर्व सप्लाई ग्लूटस मीडियस एंड ग्लूटस मिनिमस को हो रही थी, इसको भी सेम जो है ना बेसिकली नर्व सप्लाई होती है। तो दिस इज स्मॉलर मसल जो बेसिकली वर्क करती है टुगेदर विद ग्लूटस मीडियस एंड ग्लूटस मिनिमस, ये इनके साथ मिलके काम करती है। कौन सी मसल? टेंसर फेशियल लेटा। टेंसर फेशियल लेटा दिस इज अ स्मॉलर मसल जो बेसिकली ग्लूटल रीजन की जो मसल्स हैं, ग्लूटस मीडियस एंड ग्लूटस मिनिमस, इसके साथ मिलके काम करती है। एंड इसकी जो नर्व सप्लाई है वो सेम होगी जो ग्लूटस मीडियस एंड ग्लूटस मिनिमस के साथ, दैट वाज अ सुपीरियर ग्लूटल नर्व इनको सप्लाई करती है। इसको जो नर्व सप्लाई करती है दैट इज इंफीरियर ग्लूटल नर्व, आपको याद होगा, इसीलिए बता रहा हूँ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर बीसीक्यू। इंफीरियर ग्लूटल नर्व इसको सप्लाई करती है। अच्छा, जो हमारे टेंसर फेशियल लेटा है इसके बॉडी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल्स हैं। ड्यूरिंग रनिंग हमें बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती है, ड्यूरिंग वॉकिंग बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती है, ठीक है, क्योंकि ये बेसिकली कहाँ पे प्रेजेंट है? ये प्रेजेंट है लेटरल साइड ऑफ थाई में। कहाँ पे? लेटरल साइड ऑफ थाई में प्रेजेंट है। दैट्स वाई रनिंग में एंड वॉकिंग हमें बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती है दिस मसल। ओके हो गया। अब हम बात करते हैं अबाउट द फंक्शंस ऑफ इलियोटिबियल ट्रैक्ट। सो इट प्रोवाइड्स लेटरल स्टेबिलिटी टू नी जॉइंट। ये नी जॉइंट में बेसिकली इसकी स्टेबिलिटी है, लेटरल स्टेबिलिटी, इसमें हेल्प आउट करती है, ठीक है। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग करेक्ट पोस्चर, करेक्ट बॉडी पोस्चर में इलियोटिबियल ट्रैक्ट बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है। इट असिस्ट इन hips abduction, medial rotation via tensor fascia lata and hip extension lateral rotation via gluteus maximus, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम बात करते हैं क्लिनिकल नोट्स की। सबसे पहले बात करते हैं इलियोटिबियल बैंड सिंड्रोम, ठीक है। दिस इज कॉमन इन रनर्स, जो भागते हैं ना इनके अंदर इलियोटिबियल सिंड्रोम जो है ना बहुत ज़्यादा नजर आता है। इट इज़ बिकॉज ऑफ जो बेसिकली इलियोटिबियल बैंड है ना, बेसिकली इट इज़ प्रेजेंट ओवर लेटरल फीमोरल एपिकोंडाइल। जो हमारा लेटरल फीमोरल एपिकोंडाइल है, ये आपको पता है कि हमारा जो फीमर है ना, इट्स अ लॉन्ग बोन, इसके जो लेटरल फीमोरल एपिकोंडाइल है इसके ऊपर रिप्रेजेंट है, जिसकी वजह से क्या होता है कि फ्रिक्शन होती है, एंड उस फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, नी पेन जनरेट होता है, ठीक है। सो वंस अगेन आई रिपीटिंग कि भाई इलियोटिबियल बैंड सिंड्रोम क्या होता है, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, एक पेनफुल कंडीशन है। इसमें क्या होता है, जो हमारा इलियोटिबियल बैंड है इसकी फ्रिक्शन होती है किसके ऊपर? लेटरल फीमोरल एपिकोंडाइल, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई इन केस ऑफ इलियोटिबियल सिंड्रोम जो हमारा इलियोटिबियल बैंड है इसकी फ्रिक्शन किसके ऊपर होती है? लेटरल फीमोरल एपिकोंडाइल, ठीक है, जिसकी वजह से एक पेनफुल कंडीशन जनरेट होती है। दिस इज नोन एज बेसिकली इलियोटिबियल बैंड सिंड्रोम। अच्छा, अब हम बात करते हैं सेफिनस ओपनिंग की, ठीक है, जो मैंने आपको दिखाई थी, जो बेसिकली हमारे प्यूबिक जो बेसिकली बोन था उसके नीचे प्रेजेंट थी। तो दिस इज द सेफिनस ओपनिंग इज अ ओवल शेप्ड गैप इन फेशिया लेटा प्रेजेंट बिलो द मीडियल एंड ऑफ इंग्यूनल लिगामेंट। जो इंग्यूनल लिगामेंट है ना, इसके बिल्कुल मीडियली नीचे प्रेजेंट था, एंड इट इज कवर्ड बाय किब्रिफॉर्म फेशिया। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हमारा जो सेफिनस ओपनिंग है ना, इट इज कवर्ड बाय किब्रिफॉर्म फेशिया। किब्रिफॉर्म फेशिया में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा यहाँ से वीन्स वगैरह पास आउट करती हैं, ठीक है, ठीक है। सो किब्रिफॉर्म फेशिया बेसिकली क्या है, ये बेसिकली एक मॉडिफिकेशन है इसकी फेशिया लेटा की, ठीक है, जो बेसिकली इसमें बहुत ज़्यादा वेजल्स लिम्फेटिक्स वगैरह पास आउट करती हैं। अच्छा, किब्रिफॉर्म लिम्फेटिक्स एंड ब्लड वेजल्स एज वेल। किब्रिफॉर्म का मतलब होता है सीव लाइक स्ट्रक्चर, सीव लाइक स्ट्रक्चर, छानी की तरह स्ट्रक्चर होती है, सीव लाइक स्ट्रक्चर। इसमें मल्टीपल होल्स होते हैं, मल्टीपल होल्स होते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम बात करते हैं अबाउट लोकेशन एंड रिलेशन की, ठीक है, जो हमारा बेसिकली डी फेशिया है, इसकी लोकेशन कहाँ पे है? इट इज़ अबाउट 3 to 4 सेंटीमीटर इंफीरोलेटरल प्यूबिक ट्यूबरकल, ठीक है। एंड अगर हम बात करते हैं सुपीरियोलेटरल मार्जिन की, तो दैट इज़ फ्रॉम फेल्सीफॉर्म मार्जिन, बेसिकली शार्प क्रीसेंट्रिक एज है, ठीक है। उसके बाद मिडल मार्जिन की बात करते हैं, सो दैट इज मीन्स इसका जो सुपीरियोलेटरल मार्जिन है वो बेसिकली शार्प मार्जिन है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। जो हमारा डीप फेशिया है ना, डीप फेशिया का जो सुपीरियर मार्जिन है, सुपीरियर मार्जिन है, दैट इज़ अ शार्प मार्जिन, दैट इज़ अ शार्प मार्जिन। अब बीसीक्यू में ये आता है कि भाई इसका जो बेसिकली मार्जिन, इसका बेसिकली जो वेरी लेस ऑब्वियस या इल डिफाइंड मार्जिन कौन सा है इसका? इल डिफाइंड मार्जिन। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर बीसीक्यू। जो हमारा डिफिनेशन है इसका, जो इल डिफाइंड या नॉट ऑब्वियस बॉर्डर जो है बेसिकली या मार्जिन, दैट इज बेसिकली मीडियल मार्जिन, ओके। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं इससे कौन सी स्ट्रक्चर्स पास आउट करती हैं। ग्रेटर सेफेनिक वीन्स यहाँ से पास आउट करती है, ठीक है।
उसके बाद सुपरफिशियल एक्सटर्नल पोडेंटल आर्टरी एंड एक्सटर्नल पोडेंटल वीन यहाँ से पास आउट करती है। अच्छा, पोडेंटल आर्टरी एंड पोडेंटल वीन बेसिकली वो ब्लड वेजल्स होती हैं जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को सप्लाई करती हैं। इसको सप्लाई करती हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को बेसिकली सप्लाई करती हैं। ठीक है, तो यहाँ से कौन कौन सी चीज़ें पास आउट हो रही हैं? ग्रेटर सेफेनिक वीन, सेफेनस वीन, सुपरफिशियल एंड एक्सटर्नल पोडेंटल आर्टरी एंड वीन, सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी एंड वीन जो बेसिकली लोअर एब्डोमिनल रीजन को सप्लाई करती है। उसके बाद सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स इलियक आर्टरी एंड वीन। उसके बाद यहाँ से कुछ लिम्फेटिक वेजल्स पास करती हैं जो सुपरफिशियल इंग्यूनल नोड से होकर डीप इंग्यूनल नोड्स तक जाती हैं। ठीक है, इनकी जो वेजल्स हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अबाउट फोर्थ टॉपिक ऑफ यू कैन से लोअर लिम्ब एनाटॉमी, दैट इज बेसिकली मसल्स ऑफ एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई। जो थाई का एंटीरियर कंपार्टमेंट है, इसके अंदर कौन कौन सी मसल्स होती हैं? नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कसिंग दैट। सो अभी हम बेसिकली डिस्कस करते हैं अबाउट द मसल्स ऑफ एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई। ठीक है, सो मसल्स ऑफ एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई। जो थाई का एंटीरियर कंपार्टमेंट है उसके अंदर कौन सी मसल्स आती हैं? ठीक है, अच्छा, थाई के जो एंटीरियर कंपार्टमेंट में मसल्स आती हैं ना, तो उन मसल्स को हम बेसिकली दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। कितने ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं? दो में। ये जो मसल्स होती हैं वो बेसिकली नी एक्सटेंसर्स होती हैं, नी एक्सटेंसर, एंड दीज मसल्स आर बेसिकली हिप फ्लेक्सर, हिप फ्लेक्सर। अच्छा, ये जो हमारी यू कैन से नी एक्सटेंसर्स मसल हैं, ठीक है, सो इनमें कौन कौन सी मसल्स आ जाती हैं? ठीक है, नी एक्सटेंसर्स के अंदर कौन कौन सी मसल्स आ जाती हैं? याद रखना, नी एक्सटेंसर्स के अंदर एक ग्रुप ऑफ मसल आता है। उस ग्रुप ऑफ मसल को हम बोलते हैं क्वाड्रीसेप्स ग्रुप। उसको हम बोलते हैं क्या? क्वाड्रीसेप ग्रुप। इसके अंदर चार मसल्स आती हैं। ठीक है, क्वाड्रीसेप ग्रुप। क्वाड्रीसेप मसल्स का जो ग्रुप है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नी एक्सटेंशन। ठीक है, हिप फ्लेक्सर्स में भी तकरीबन चार मसल्स आती हैं। कौन कौन सी आती हैं? लाइक एज इलियोसास मसल आती है, इलियोसास मसल आती है। ठीक है, एंड साथ में सार्टोरियस मसल आती है, सार्टोरियस मसल आती है। उसके बाद सॉस मेजर मसल आती है, सॉस मेजर एंड माइनर। ये मसल आती हैं इस ग्रुप के अंदर। ठीक है, जो काम करती हैं एज अ हिप फ्लेक्सर्स मसल। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि ये जो मसल्स हैं ये कहाँ पे प्रेजेंट है? ये मसल्स बेसिकली कहाँ पे प्रेजेंट है? अच्छा, अगर हम थोड़ी सी बेसिक्स की बात करें तो सबसे पहले जो आउटर लेयर हमें नज़र आता है ना किसी भी सरफेस का, वहाँ पे क्या होती है? स्किन। स्किन के बाद क्या होता है? सुपरफेशियल फेशियल। क्या होता है? सुपरफेशियल फेशियल। ठीक है, सुपरफेशियल फेशिया या जिसको हम बोलते हैं सबक्यूटेनियस टिश्यू, क्योंकि सब मीन्स नीचे, किसके नीचे है? स्किन के नीचे ना। सुपरफेशियल फेशिया के बाद क्या आता है? डीप फेशिया। डीप फेशिया, डीप फेशिया ऑफ थाई को क्या बोले थे हम? फेशिया लेटर। ठीक है, एंड डीप फेशिया के बाद क्या आती है? मसल्स आती हैं, एंड मसल्स के बाद बोन आते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी बेसिक सीक्वेंस जिस तरह से स्ट्रक्चर्स रन करती हैं फ्रॉम पेरीफ्री टू द डीपर रीजन्स। ठीक है, अच्छा, अगर हम बात करते हैं कि ये जो मसल्स हैं तो ऑब्वियसली ये मसल्स किसके दरमियान में आएगी? डीप फेशिया के दरमियान एंड बोन के दरमियान। एंड स्पेसिफिकली हम यहाँ पे बात करें तो इस डीप फेशिया को क्या नाम देंगे हम? फेशिया लेटर। एंड जो हमारे थाई वाली मसल्स हैं, थाई वाली जो मसल्स हैं, ठीक है, ये मसल्स कौन से बोन के बीच में आएंगी? यहाँ पे थाई वाले रीजन में कौन सा बोन होता है? थाई बोन, दैट इज अ फीमर बोन। सो इट मीन्स दैट कि ये जो मसल्स हैं ना, दे आर प्रेजेंट बिटवीन फेशिया लेटर एंड फीमर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड कि हमारी जो थाई की मसल्स हैं, दे आर प्रेजेंट बिटवीन फेशिया लेटर एंड फीमर। अच्छा, अब हम बात करते हैं इस नी एक्सटेंसर ग्रुप के अंदर कौन सी मसल्स आती हैं? हिप फ्लेक्सर ग्रुप के अंदर कौन सी मसल्स आती हैं? अच्छा, पहले हम बात करते हैं हिप फ्लेक्सर मसल कौन सी होती है इसमें। ठीक है, उसको हम थोड़ा सा सेपरेट कर देते हैं। ठीक है, ओके, अब हम बात करते हैं अबाउट सबसे पहले हिप फ्लेक्सर्स मसल। हिप फ्लेक्सर मसल। अच्छा, एक चीज़ आपने याद रखनी है सबसे पहले कि जो मसल सबसे ज़्यादा हिप जॉइंट के ऊपर फ्लेक्शन करवाती है ना, वो मसल कौन सी है? दैट कैन बी आस्क्ड इन बीसीक्यू कि व्हिच वन इज द चीफ मसल व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिप फ्लेक्शन? व्हिच वन इज दैट? दैट इज इलियोसास मसल। दैट इज बेसिकली व्हिच वन? इलियोसास मसल। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाती है इलियोसास मसल। इसकी तारीफ हम कुछ इस तरह से करेंगे, दिस इज अ बेसिकली व्हाट? दिस इज अ बेसिकली चीफ hip flexor
मसल। ठीक हो गया। इस ग्रुप के अंदर जो हमारे पास दूसरी मसल आती है दैट इज़ बेसिकली सार्टोरियस मसल, दैट इज़ बेसिकली सार्टोरियस मसल। ये जो सार्टोरियस मसल है ना, इसकी भी हम कुछ तारीफ़ करते हैं कि जो हमारी फ्लेक्शन में रिस्पॉन्सिबल है। ये जो मसल है ना, ये जो मसल, दिस इज़ बेसिकली लॉन्गेस्ट मसल ऑफ द बॉडी, लॉन्गेस्ट मसल ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी में जो सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट मसल है, ठीक है, मीन्स मैक्सिमस मसल है सबसे ज़्यादा, दैट इज़ बेसिकली सार्टोरियस मसल। ओके, ये जो सार्टोरियस मसल है इसको हम कुछ नाम देते हैं लाइक एज इट इज़ कॉल्ड एज टेलर्स मसल, इट इज़ कॉल्ड एज टेलर्स मसल। क्योंकि जो टेलर्स होते हैं ना, ठीक है, टेलर्स लोग अपने काम के दौरान जो सबसे ज़्यादा मसल इस्तेमाल करते हैं दैट इज़ अ सार्टोरियस मसल, दैट्स वाई इस मसल को हम टेलर्स मसल भी बोलते हैं। ओके, जो सार्टोरियस मसल है इसको हम एक और नाम भी देते हैं, दिस इज कॉल्ड एज सो अमेजिंग नेम, यू कांट बिलीव दैट, हाउ इज दैट नेम पुट अपॉन दैट मसल, दैट इज हनी मून मसल, इट इज कॉल्ड एज हनी मून मसल। ओके, अच्छा, उसके बाद जो मसल इस ग्रुप में आती है दैट इज बेसिकली सॉस मेजर, सॉस मेजर, ठीक है, जो फ्लेक्शन में अपना बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। उसके बाद दूसरी मसल होती है, चौथी मसल, आई वुड से सॉस माइनर मसल। अच्छा, सॉस माइनर मसल की हम तारीफ़ कुछ इस तरह से करते हैं कि दिस मसल इज़ कंसिडर्ड एज इनकंसिस्टेंट मसल, दिस मसल इज़ कंसिडर्ड एज इनकंसिस्टेंट मसल। इट्स मेन रीज़न इज़ दैट कि ये वाली जो मसल है ना, ये तकरीबन 40 to 50% पीपल्स में एब्सेंट होती है, 40 to 50% पीपल्स में दिस मसल इज़ एब्सेंट। ये बहुत छोटी मसल है, वेरी स्मॉल मसल है, दैट्स वाई दिस मसल इज़ एब्सेंट इन मोस्ट ऑफ द पीपल्स, ठीक है, अबाउट 50%, दैट्स वाई दिस मसल इज़ नेम्ड एज इनकंसिस्टेंट मसल। ठीक हो गया। सो इसलिए हम जो बेसिकली हमारी सॉस माइनर मसल को क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट मसल बोलते हैं। अच्छा, लेटर ऑन इंशाल्लाह हम इन सारे मसल्स का जो है डायग्राम देखते हैं। अच्छा, उसके बाद अब हम बात करते हैं अबाउट दी नी एक्सटेंडर्स मसल और क्वाड्रिसेप ग्रुप, ठीक है। इसके बारे में एक पॉइंट याद रखें, दीज आर बेसिकली स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स ऑफ द बॉडी। जो क्वाड्रिसेप मसल्स के अंदर, ग्रुप के अंदर जो मसल्स आती हैं, दीज आर स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स ऑफ द बॉडी। अच्छा, अब कौन कौन सी मसल्स इसमें आती हैं? सबसे पहले जो मसल इस ग्रुप में आती है दैट इज बेसिकली रेक्टस फीमोरिस, अच्छा, उसके बाद जो मसल इस ग्रुप में आती है दैट इज वास्टस लेटरलिस, उसके बाद वास्टस मीडियलिस, फोर्थ वन इज वास्टस इंटरमीडियलिस। ओके, एंड उसके बाद जो फिफ्थ मसल इस ग्रुप में आती है जो बेसिकली इस वास्टस इंटरमीडियलिस से डिराइव होती है, दैट मसल इज नोन एज आर्टिकुलरिस जेना मसल्स। ये मसल्स जो है ना बेसिकली वास्टस इंटरमीडियस से ही डिराइव होती हैं, ठीक है, बहुत स्मॉल मसल्स हैं। सो दीज आर 5 मसल्स व्हिच आर प्लेस्ड इन क्वाड्रिसेप ग्रुप। अच्छा, नाउ वी आर लुकिंग एट दी रिटन पोर्शन। सबसे पहले जनरल ओवरव्यू बात करते हैं कि भाई दीज मसल्स आर लोकेटेड बिटवीन फेशिया लेटा एंड फीमर। ये फीमर एंड फेशिया लेटा के बिटवीन में प्रेजेंट है दीज मसल्स। फेशिया लेटा जो इनके एंटीरियर साइड पे आती है, ठीक है, एंड जो फीमर है इनके पोस्टीरियर साइड में, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें जो मसल्स ऑफ इंटीरियर कंपार्टमेंट के अंदर आती हैं, सो मेन एक्शन की बात करते हैं। जो क्वाड्रिसेप ग्रुप के मसल्स हैं, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सटेंशन ऑफ नी जॉइंट, ठीक है, एंड जो उसके रिमेनिंग मसल्स आती हैं लाइक इलियोसास मसल, सार्टोरियस मसल, ठीक है, सॉस मेजर, सॉस माइनर, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लेक्शन ऑफ हिप जॉइंट, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लेक्शन ऑफ हिप जॉइंट। अच्छा, उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने लाजमी याद रखनी है कि जो इंटीरियर कंपार्टमेंट की मसल्स हैं, all these muscles are supplied by femoral nerve। एंटीरियर कंपार्टमेंट की
जितनी मसल्स हैं सबको फीमोरल नर्व सप्लाई करती है एक्सेप्ट विच वन, सॉस मेजर मसल। सॉस मेजर मसल इसको बेसिकली सप्लाई किया जाता है एंटीरियर रेमाई ऑफ L1 L3। ये एंटीरियर रेमाई ऑफ L1 L3 क्या है? आई हैव एक्सप्लेन्ड दीज थिंग्स इन ब्रेकियल प्लेक्सस। ठीक है, अच्छा अब देखें, यह चीज़ आपने कभी नहीं भूलनी, कभी नहीं, कि जो एंटीरियर कंपार्टमेंट की जितनी भी मसल्स हैं दे आर सप्लाइड बाय फीमोरल नर्व, सबको फीमोरल नर्व सप्लाई करती है। बट एंटीरियर कंपार्टमेंट में ये ऐसी जनाब मसल है, ठीक है, जिसको फीमोरल नर्व पसंद नहीं आती। सॉस मेजर मसल को, ये मेजर है भाई, ठीक है, इसको फीमोरल नर्व पसंद नहीं आती। इसको जो बेसिकली स्पाइनल नर्व सप्लाई करती हैं, दीज आर बेसिकली एंटीरियर रेमाई ऑफ L1 एंड L3। ठीक है, अच्छा उसके बाद अब हम बात करते हैं इसको ब्लड सप्लाई कहाँ से मिलती है। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर BCQ कि एंटीरियर कंपार्टमेंट की जो मसल्स हैं इनकी ब्लड सप्लाई कहाँ से होती है। दैट्स फ्रॉम फीमोरल आर्टरी एंड प्रोफंडा फीमोरस ब्रांचेस। ठीक है, इनको ब्लड सप्लाई फीमोरल आर्टरी, ठीक है, तो इनको ब्लड सप्लाई कहाँ से मिलेगी, फीमोरल आर्टरी एंड प्रोफंडा फीमोरस ब्रांचेस। ओके, अब बात करते हैं इनके मसल्स की कि हमने इनको दो ग्रुप्स में प्लेस किया है। ठीक है, सबसे पहले हिप फ्लेक्सर्स आते हैं। ठीक है, जिसमें पहली मसल आती है दैट इज इलियोसास मसल व्हिच इज चीफ फ्लेक्सर ऑफ हिप। ठीक है, जो हिप की फ्लेक्शन में सबसे ज़्यादा जिस मसल का कंट्रीब्यूशन होता है दैट इज इलियोसास मसल। ठीक है, अच्छा अब जो ना इसकी डायग्राम देखते हैं इलियोसास मसल की। अच्छा, इस डायग्राम के अंदर ये जो मसल आपको नज़र आ रही है ना, दिस मसल इज़ नॉन एज इलियोसास मसल। ठीक है, अच्छा इसकी जो ओरिजिन है बेसिकली वो इलियक फोसा से हो रही है। ठीक है, एंड इसकी इंसर्शन जो है वो फीमर के ग्रेटर ट्रंकेंटर के ऊपर हो रही है। ठीक है, अच्छा अगर हम उसकी ओरिजिन की बात करते हैं तो वो इलियक फोसा से होगी। ठीक है, एंड इसकी इंसर्शन बेसिकली लेसर ट्रंकेंटर ऑफ फीमर जो है लेसर फीमर ट्रंकेंटर ऑफ फीमर, वहाँ पे इसकी इंसर्शन होगी। ठीक है, इसको सप्लाई कौन सी नर्व करेगी, इसको जो नर्व सप्लाई करेगी दैट इज फीमोरल नर्व। ठीक है, दे रिस्पॉन्सिबल फॉर थाई फ्लेक्शन एट हिप एंड स्टेबलाइजेस हिप जॉइंट। अच्छा यहाँ पे देखें एक वर्ड आया इलियकस। सो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इलियोसास मसल एंड इलियकस मसल। अच्छा देखें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ठीक है, आई एम राइटिंग हियर। ओके, अच्छा जो हमारे पास इलियकस मसल है ना, इलियकस मसल दिस इज बेसिकली इंडिविजुअल मसल जिसकी ओरिजिनेशन जो है बेसिकली कहाँ से होती है। इसकी ओरिजिन बेसिकली इलियक फोसा से होती है एंड इसकी जो बेसिकल इंसर्शन है वो बेसिकली लेसर ट्रंकेंटर ऑफ फीमर के ऊपर होती है। अच्छा, इलियोसास क्या है, इलियोसास मसल। अब देखें दोनों की ओरिजिन एंड इंसर्शन सेम है, दोनों इलियक फोसा से ओरिजिनेट हो रही हैं, इंसर्शन भी सेम जगह पे हो रही है। मैंने क्या बताया, दिस इज इंडिविजुअल मसल, बट दिस इज नॉट इंडिविजुअल मसल, दिस इज अ पेयर्ड मसल, दिस इज अ पेयर्ड मसल। And other thing is that it is more functional than iliacus, more functional than iliacus। किस सेंस में, why I am saying that, its main reason is that जो इलियोसास मसल है ना it is formed by iliacus and psoas major muscle, psoas major muscle and iliacus muscle की वजह से, psoas major एंड इलियकस मसल की वजह से इलियोसास बन रही है। दैट्स व्हाई इट इज़ मोर फंक्शनल एज कम्पेयर टू इलियकस मसल। दिस इज अ इंडिविजुअल मसल, दिस इज अ पेयर्ड मसल, दिस इज मोर फंक्शनल। ओके हो गया। अब हम बात करते हैं सॉस मेजर मसल की। इसकी ओरिजिनेशन कहाँ से हो रही है, बॉडीज एंड ट्रांसवर्स प्रोसेसेस ऑफ बेसिकली 12th thoracic टू 5th lumbar vertebrae। इंसर्शन की बात करते हैं तो लेसर ट्रंकेंटर के ऊपर हो रही है विद इलियकस। ठीक है, नर्व सप्लाई कहाँ से मिली है, मैंने आपको बताया कि सारी जो एंटीरियर कंपार्टमेंट की मसल्स हैं दे आर सप्लाइड बाय फीमोरल नर्व, but psoas major muscle is a special muscle which is supplied by ventral rami of L1 to L3 spinal nerves। इसका एक्शन सेम ही होता है जो इलियकस का होता है। किसका होता है, इलियकस का होता है। अच्छा, आप psoas major का डायग्राम देखते हैं। ओके, सी हियर दिस इज द डायग्राम ऑफ psoas major muscle which is the muscle of hip flexor group। ठीक है, इसकी ओरिजिन देखें कहाँ से हो रही है, 12th thoracic vertebrae से लेकर 5th lumbar vertebrae तक इसकी ओरिजिन हो रही है। ठीक है, वहाँ उसके बाद अगर हम इसकी इंसर्शन की बात करें तो इसकी इंसर्शन बेसिकली लेसर ट्रंकेंटर ऑफ फीमर, इसमें इसकी बेसिकली इंसर्शन हो रही है। ठीक है, एंड इसकी जो नर्व सप्लाई वो कहाँ से होगी, वेंट्रल रेमाई ऑफ L1 से L3 तक। दैट्स वाज द डायग्राम ऑफ psoas major muscle। ओके, अच्छा सो लुक एट दिस डायग्राम, दिस इज द डायग्राम ऑफ psoas minor muscle जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि दिस इज अ इनकॉन्सिस्टेंट मसल। ठीक है, एंड मैंने बताया कि भाई ये 40 to 50% पीपल में ये बेसिकली एब्सेंट होती है। ठीक है, अच्छा ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, यहाँ पे देखें ये यहाँ से लंबर वर्टिब्रे से ओरिजिनेट होती है। इंसर्ट ये बेसिकली कहाँ पे होती है, आगे क्यूबिक ट्यूबरकल के ऊपर ये बेसिकली इंसर्ट होती है। अच्छा अब बात करते हैं कि भाई ये मसल
या ह्यूमन में क्यों एब्सेंट होती है, क्या इसका कोई रोल नहीं है? ह्यूमंस के अंदर इसका बहुत कम रोल है, बहुत कम। देखें, इसका रोल उन एनिमल्स में होता है जो 4 पैरों के ऊपर क्वाड्रप्ड होते हैं, मीन्स 4 पैरों के ऊपर घूमते हैं, उनके अंदर इसका रोल बहुत ज़्यादा होता है। जैसे काउज हो गए, बफेलोज हो गए, कैट्स हो गए, ठीक है। तो उनकी जो बेली होती है ना वो नीचे की तरफ होती है। अब उनकी जो बेली नीचे की तरफ होती है ना, तो उस कंडीशन में सांस माइनर मसल का उनके अंदर बहुत ज़्यादा रोल होता है। बट ह्यूमंस में जैसे जैसे डेवलप एवोल्यूशन हुई है, तो ह्यूमन ने जो है ना बेसिकली 2 टांगों के ऊपर घूमना शुरू किया है। एंड ह्यूमन का जो पोस्चर है वो बेसिकली अपराइट पोस्चर है, मीन्स हमारी जो बेली वो बिल्कुल जैसे स्ट्रेट होती है, ठीक है, स्ट्रेट बेली होती है अपराइट पोजीशन में। दैट्स वाई हमें इस मसल की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। एंड ये जो मसल तभी काम करेगी जब हमारी बेली इस तरह से ट्रांसवर्स यू कैन से प्लेन में आएगी, ठीक हो गया। तो इस तरह से ये जो हमारी यू कैन से सॉस माइनर मसल है, मोस्ट ऑफ पीपल्स में ये एब्सेंट होती है। इसको हम बेसिकली इवोल्यूशनरी रिमनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इवोल्यूशनरी रिमनेंट। पहले इसका कोई काम था, अब इसका कोई खास काम नहीं है। हाँ, अगर ये प्रेजेंट है तो ये असिस्टेंस जरूर देगी और मसल्स को, बट अगर नहीं है देन आफ्टर भी काम चल जाएगा। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं अबाउट सार्टोरियस मसल, जिसके बारे में मैंने आपको क्या बताया कि भाई दिस इज द लॉन्गेस्ट मसल ऑफ द बॉडी, जिसको हमने टेलर मसल भी बोला। इसके बारे में पढ़ा कि दिस इज अ हनीमून मसल, ठीक है। अच्छा, अगर हम इसके सबसे पहले ओरिजिन की बात करते हैं तो इसकी ओरिजिनेशन कहाँ से होती है? इसकी ओरिजिनेशन बेसिकली होती है एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से। इसकी ओरिजिनेशन है बेसिकली कहाँ से होती है? एंटीरियर, दिस इज मूविंग हियर, ओके, इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, यहाँ से इसकी ओरिजिनेशन होती है। एंड इसकी इंसर्शन कहाँ पे होती है? मीडियल सरफेस ऑफ टिबिया, मीडियल सरफेस ऑफ टिबिया पे इसकी इंसर्शन होती है, ओके। अगर इसकी नर्व सप्लाई की बात करते हैं तो इसकी नर्व सप्लाई कहाँ पे होगी? किस नर्व से होगी? फीमोरल नर्व से। इसका एक्शन क्या है? फ्लेक्शन करवाएगी, एबडक्शन करवाएगी, लेटरल रोटेशन ऑफ हिप करवाएगी, फ्लेक्शन ऑफ नी करवाएगी। दैट्स व्हाई हम इसको टेलर्स पोजिशनल मसल भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, लुक एट दिस डायग्राम, दिस इज द डायग्राम ऑफ सार्टोरियस मसल। ये जो आपको ग्रीन कलर में मसल नजर आ रही है, दैट इज बेसिकली सार्टोरियस मसल, ठीक है। इसकी जो ओरिजिनेशन है वो कहाँ से होती है? एंटीरियर सुपीरियर स्पाइन, जो हमारा यहाँ पे स्पाइन प्रेजेंट है इलियक बोन के अंदर, ठीक है। सो वहाँ पे जो एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन है, यहाँ से इसकी ओरिजिनेशन होगी। एंड इसकी इंसर्शन आके जो मीडियल टिबियल बोन है, यहाँ मिडल साइड ऑफ टिबिया बोन, ठीक है, यहाँ पे इसकी जो है बेसिकली इंसर्शन होगी। एंड आप देख सकते हैं कि ऑब्वियसली दिस इज अ लॉन्गेस्ट मसल, मीन्स कि हमारी इलियक बोन से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। एंड हमारी जो बेसिकली 4 लेग है वहाँ तक ये बेसिकली जा रही है। अच्छा, अब हम बात करते हैं नी एक्सटेंसर्स की, जिसमें कौन सी मसल्स आती हैं? क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस ग्रुप वाली मसल्स आती हैं। एंड आई हैव टोल्ड यू पीपल कि भाई दिस इज द लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट मसल ग्रुप ऑफ द थाई, ठीक है। इसमें कौन सी मसल्स आएंगी? अच्छा, उसके बाद हम पढ़ते हैं अबाउट रेक्टस फीमोरिस मसल, जिसकी ओरिजिनेशन हो रही है कहाँ से? एंटीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन एंड इलियम अबव द एसिटाबुलम, ठीक है। इसकी इंसर्शन कहाँ पे हो रही है? बेस ऑफ पेटुला पे, बाय द हेल्प ऑफ पेटुलर लिगामेंट, जो बेसिकली अप टू दी टिबियल ट्यूबरोसिटी तक एक्सटेंड करता है, ठीक है। सो इसकी इंसर्शन कहाँ पे होगी? बेस ऑफ पेटुला में। एंड ओरिजिनेशन कहाँ से? एंटीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन, ठीक है। अगर हम नर्व सप्लाई की बात करते हैं, सो चाहे ये क्वाड्रिसेप ग्रुप की मसल है, बट इसकी जो नर्व सप्लाई है वो कहाँ से होगी? फीमोरल नर्व से होगी, ठीक है। ये क्या करवाती है? नी को एक्सटेंड करवाएगी, हिप को फ्लैग करवाएगी, ठीक है। अच्छा, अब हम इसका डायग्राम देखते हैं रेक्टस फीमोरिस का। अच्छा, रेक्टस मतलब रेक्टस का वर्ड होता है मीनिंग होती है स्ट्रेट। रेक्टस मीन्स स्ट्रेट मसल, ठीक है। रेक्टस की मतलब इसकी ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करती है रेक्टस, ठीक है। ओके, लुक एट हियर, दिस इज द डायग्राम ऑफ रेक्टस फीमोरिस मसल। इसकी ओरिजिनेशन देखें एंटीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन से हो रही है, ठीक है। एंड आप इसकी इंसर्शन देखें कहाँ पे हो रही है? पेटुला के थ्रू टिबियल ट्यूबरोसिटी तक इसकी एक्सटेंशन है, इसकी ओरिजिनेशन की, ठीक है। एंड आपको इसकी ज्योमेट्री से लग रहा है दिस इज अ स्ट्रेट मसल, दैट्स व्हाई वी हैव सेड दैट दिस इज अ रेक्टस, ओके। तो उसके बाद हम बात करते हैं वास्टस लेटरलिस मसल की, ठीक है। इसकी ओरिजिनेशन की बात करते हैं तो ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ ह्यूमर, इसके यहाँ से इसकी ओरिजिनेशन है, ठीक है। एंड उसके अलावा जो लेटरल लिप ऑफ लीनिया एस्पिरा है, यहाँ से इसकी ओरिजिनेशन होती है। अच्छा, लेटरल लिप ऑफ लीनिया एस्पिरा क्या है? सबसे पहले जो लीनिया एस्पिरा है ना, दिस इज बेसिकली रफेंड एरिया व्हिच इज प्रेजेंट ऑन पोस्टीरियर सरफेस ऑफ फीमर। दिस इज अ रफेंड area which is present on posterior surface of femur, ठीक है। एंड इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि बेसिकली यहाँ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मसल्स अटैचमेंट होती है, ठीक हो गया। अच्छा, एंड इस मसल की इंसर्शन कहाँ पे होती है? बेसिकली पेटुला में होती है, अप टू दी टिबियल ट्यूबरोसिटी, ठीक है। अच्छा, इसकी नर्व सप्लाई कहाँ से मिलेगी? फीमोरल नर्व से मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा इसका एक्सटेंशन ऑफ नी, ठीक है, बिकॉज इट इज इंक्लूडेड इन द क्वाड्रिसेप फीमोरिस ग्रुप व्हिच हैज बेसिक फंक्शन ऑफ एक्सटेंशन ऑफ नी। अच्छा, अब हम इसका डायग्राम देखते हैं।
अच्छा, वास्टस मीडियलिस एंड वास्टस इंटरमीडियस को पढ़ के, ठीक है, तीनों का हम जो है ना एक कलेक्टिव डायग्राम देखते हैं। अच्छा, वास्टस लेटरलिस का जो मसला है व्हिच इज़ प्रेजेंट इन क्वाड्रिसेप फीमोरिस ग्रुप, दैट इज़ अ वास्टस मीडियलिस। इसकी ओरिजिनेशन कहाँ से होती है? इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन से। व्हाट इज़ अ इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन? फीमर के अंदर दो ट्रोकेंटर्स होते हैं, एक ग्रेटर ट्रोकेंटर एंड दूसरा होता है फीमर के अंदर बेसिकली लोअर ट्रोकेंटर, ठीक है, लोअर ट्रोकेंटर। अच्छा, इन दोनों ट्रोकेंटर के बीच में एक लाइन होती है, उस लाइन को हम बेसिकली बोलते हैं इंटर ट्रोकेंट्रिक लाइन, ठीक है। एंड साथ में इसकी ओरिजिनेशन कहाँ से होती है? मीडियल लिप ऑफ लीनिया एस्पेरा, ठीक हो गया। जो बेसिकली हमारा वास्टस लेटरलिस था, इसकी ओरिजिनेशन ग्रेटर ट्रोकेंटर एंड लेटरल लिप ऑफ लीनिया एस्पेरा से हो रही थी, बट इसकी जो ओरिजिनेशन है वो इंटर ट्रोकेंट्रिक लाइन से हो रही है, ठीक है, ना कि ग्रेटर ट्रोकेंटर से, ना ही जो लेसर ट्रोकेंटर से, बल्कि इंटर ट्रोकेंट्रिक लाइन से हो रही है, ठीक है। अगर हम इंसर्शन की बात करते हैं तो इंसर्शन दोनों की कॉमन है, पैटेला पे होगी अप टू दी टिबियल ट्यूबरोसिटी। नर्व सप्लाई दोनों की कॉमन है बाय द फीमोरल नर्व। इसके एक्शन की बात करते हैं, दैट इज एक्सटेंशन ऑफ नी स्टेबलाइजेस द पैटेला। वहाँ पे अगर इसकी इंसर्शन हो रही है तो ऑब्वियसली इसको स्टेबलाइज भी करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसको प्रिवेंट करेंगे लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि एक मसल की जहाँ पे इंसर्शन होती है ना, इंसर्शन, वो मसल उस जगह पे ज़्यादा इम्पैक्ट शो करती है एज़ कम्पेयर टू दैट जहाँ पे एक मसल की जहाँ से ओरिजिनेशन होती है, तो वहाँ पे वो मसल इतना अपना इम्पैक्ट शो नहीं करती, बट एक मसल जहाँ पे इंसर्ट हो रही होती है तो वहाँ पे बेसिकली वो ज़्यादा अपना इम्पैक्ट शो कर रही होती है। अब देखें इसकी बेसिकली इंसर्शन पैटेला पे हो रही है तो ये पैटेला को स्टेबलाइज कर रही है, ओके हो गया। अब हम बात करते हैं वास्टस इंटरमीडियस की। इसकी ओरिजिनेशन कहाँ से हो रही है? एंटीरियर एंड लेटरल सर्फेसिस ऑफ फीमोरल शाफ्ट। जो फीमर बोन की शाफ्ट है ना, इसकी एंटीरियर एज वेल एज लेटरल सर्फेस, ठीक है, मींस एंटीरियो लेटरल सर्फेस है, इसकी ओरिजिनेशन हो रही है एंटीरियो लेटरल सर्फेस ऑफ फीमर, ओके। इंसर्शन इसकी भी कॉमन है, कहाँ पे? पैटेला से टिबियल, ठीक है, सो पैटेला से लेके टिबियल ट्यूबरोसिटी तक इसकी इंसर्शन होगी, ठीक है। नर्व सप्लाई की बात करते हैं तो फीमोरल नर्व्स को सप्लाई करती है एंड इसका एक्शन क्या है? एक्सटेंशन ऑफ नी, बिकॉज दिस इज द कॉमन फंक्शन ऑफ क्वाड्रिसेप फीमोरिस मसल्स ग्रुप, ठीक है। अब हम जो है ना वास्टस मीडियलिस, वास्टस लेटरलिस एंड वास्टस इंटरमीडियस का डायग्राम देखते हैं। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे वास्टस लेटरलिस, उसके बाद वास्टस मीडियलिस, ठीक है, एंड वास्टस इंटरमीडियस, ठीक है। वास्टस लेटरलिस इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज इट इज टुवर्ड्स लेटरल प्लेन। वास्टस मीडियस इसलिए मीडियलिस इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज इट इज टुवर्ड्स मीडियल प्लेन। एंड जो वास्टस इंटरमीडियस ये इन दोनों के बीच में आती है, दिस इज वास्टस इंटरमीडियस, वास्टस इंटरमीडियस, वास्टस लेटरलिस, वास्टस मीडियलिस। इनका काम क्या है? एक्सटेंशन ऑफ नी, बिकॉज दीज मसल्स आर इंक्लूडेड इन क्वाड्रिसेप ग्रुप। अच्छा, अगर हम देखें जो वास्टस लेटरलिस है, इसकी ओरिजिन कहाँ से हो रही है? बेसिकली ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ फीमर, यहाँ से इसकी ओरिजिन हो रही है, ठीक है। एंड ये कहाँ पे जाकर इंसर्ट हो रहा है? बेसिकली अप टू दी, यहाँ से देखें पैटेला तक ये बेसिकली एक्सटेंड हो रहा है, फिर टिबियल ट्यूबरोसिटी तक भी जाएगा, ठीक है। सेम थिंग अगर हम बात करें वास्टस मीडियलिस की, इसकी ओरिजिन कहाँ से हो रही है? बेसिकली जो इंटर ट्रोकेंट्रिक लाइन है ना, इंटर ट्रोकेंट्रिक लाइन होगी जो बेसिकली बिटवीन द ग्रेटर ट्रोकेंटर एंड लेसर ट्रोकेंटर, जहाँ पे इतना विजिबल नहीं है, ठीक है, इंटर ट्रोकेंट्रिक लाइन। बट जब हम बेसिकली फीमर के बारे में पढ़ेंगे ना, देन हम क्लियरली देखेंगे भाई इंटर ट्रोकेंट्रिक लाइन हाउ इज दैट अपीयरिंग, ठीक है। तो वहाँ से इसकी ओरिजिन होगी एंड कहाँ पे जाकर इंसर्ट होगी? पैटेला एंड अप टू द टिबियल ट्यूबरोसिटी। यहाँ पे देखें वास्टस इंटरमीडियस इसकी बात करें तो कहाँ से इसकी ओरिजिन होगी? एंटीरियर एंड लेटरल सर्फेस ऑफ फीमोरल शाफ्ट, ठीक है। एंड देखें ये फीमोरल शाफ्ट यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ से इसकी ओरिजिनेशन हो रही है, कहाँ पे इंसर्ट होगी? जाके पैटेला एंड टिबियल ट्यूबरोसिटी तक, ठीक हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकुलरिस जेना मसल, विच इज अ स्मॉल डीप मसल, ठीक है, जो कहाँ किससे बनती है? बेसिकली वास्टस इंटरमीडियस से बनती है। दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर कि हमारी जो आर्टिकुलरिस जेना मसल्स हैं, दीज आर द डेरिवेटिव ऑफ वास्टस इंटरमीडियस, ठीक है। अगर हम इसकी ओरिजिनेशन की बात करें तो जो फीमर की डिस्टल शाफ्ट है, उसकी एंटीरियर सरफेस इसकी ओरिजिनेशन होगी, कहाँ पे जाके इंसर्ट होगी? साइनोवियल मेम्ब्रेन ऑफ नी जॉइंट, ओके। अगर हम इसके एक्शन की बात करते हैं तो इट पुल्स साइनोवियल मेम्ब्रेन अपवर्ड ड्यूरिंग नी एक्सटेंशन टू प्रिवेंट पिंचिंग ऑफ दैट जॉइंट, ठीक है। मीन्स के ड्यूरिंग नी एक्सटेंशन ये साइनोवियल मेम्ब्रेन को पुल करेगी, ठीक है। मीन्स वी वुड से दैट कि नी जॉइंट की स्टेबिलिटी में अपना कंट्रीब्यूशन देगी, स्टेबिलिटी में, ठीक हो गया। Now we are discussing about nerve supply of the anterior compartment of thigh muscles. अगर हम नर्व सप्लाई की बात करते हैं तो आपको पता है कि सारी जो नर्व मसल्स हैं, इन सबको जो नर्व सप्लाई मिलती है वो फीमोरल नर्व से मिलती है। कहाँ से मिलती है? फीमोरल नर्व से मिलती है, एक्सेप्ट एक मसल थी दैट वाज सॉस मेजर मसल। सॉस मेजर मसल उसको बेसिकली कहाँ से मिल रही थी? वेंट्रल रेमा ऑफ L1 to L4, ठीक हो गया। अच्छा सॉरी, नॉट L1 to L4, L1 to L3। इन वर्टिब्री से जो स्पाइनल नर्व्स निकलेंगे ना, इनके जो रूट्स बनेंगे, इनसे बेसिकली जो रूट्स होंगे ना वो बेसिकली सॉस मेजर मसल को सप्लाई करेंगे। सो दैट वाज ऑल अबाउट एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट पोस्टीरियर कंपार्टमेंट, जिसको हम हैमस्ट्रिंग कंपार्टमेंट ऑफ थाई भी बोलते हैं।